हरे कृष्णा। देखो, जीएसटी की जो नींव रखी गई थी, जीएसटी पे जितनी भी आप कहें तो एडवांटेज जब भी गिनाए जाते हैं, तो उसमें से एक जो मेन एडवांटेज गिनाया जाता है वो है आईटीसी का। यानी आपको जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दैट मीन्स जब भी आप गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं? आगे सप्लाई करने के लिए, या तो ऐसा सप्लाई करते हैं या उसको अपने बिजनेस में यूज करते हैं। यानी कुल मिला के बिजनेस के लिए अगर आप खरीद रहे हैं, हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो आईटीसी से होगा ये कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। आपने रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 का, 10,000 रुपीज में लेट से 1,200 रुपए का आपका जीएसटी लगा, तो बड़ा आपको 11,200 का। बट गवर्नमेंट कह रही है 11,200 की आप कॉस्ट मत मानिए, आप केवल 10,000 की कॉस्ट मानिए, हम इस 1,200 का आपको क्या दे देंगे? आईटी से। तो लेकिन उसके कुछ नियम है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या क्या तरीका है। देखो, जो भी व्यापारी होता है ना, वो तीन तरीके की चीजें लेता है जिसपे वो जीएसटी पे करता है ना। तीन तरीके की चीजें लेता है। या तो वो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहा होगा, जिसको हम अपने जीएसटी में इनपुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट्स। या फिर वो कोई मशीन वगैरह खरीद रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं अपने जीएसटी में कैपिटल गुड्स। मशीन खरीद रहा है। या फिर वो कोई सर्विसेज ले रहा होगा, जिसको हम अपने जीएसटी में बोलते हैं इनपुट सर्विसेज। आपको इन तीनों का ही आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, इन तीनों का आईटीसी ले सकते हैं, चाहे इनपुट्स हो, चाहे कैपिटल गुड्स आपने खरीदे हो, चाहे इनपुट सर्विसेज। जैसे इनपुट सर्विसेज का एग्जांपल समझिए, जैसे मैं आपको कोचिंग क्लासेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये तो मेरी आउटपुट सर्विस है। मेरे लिए इनपुट सर्विस क्या होगी? मैंने अपना एडवर्टीजमेंट कराया, तो एडवर्टीजमेंट कंपनी ने मेरे ऊपर बिल रेज किया, अपनी वैल्यू प्लस जीएसटी। मेरे लिए वो क्या है? इनपुट सर्विस। मैं उस जीएसटी का आईटीसी बुक कर सकता हूं। मैंने लेट से अपनी एकेडमी का इंटीरियर कराया, इंटीरियर डेकोरेटर से मैंने सर्विस ली एकेडमी के लिए, तो मेरे लिए क्या है? इनपुट सर्विस है। उस पर जो भी जीएसटी लग के आया, मैं उसका आईटीसी बुक कर सकता हूं। तो मैं ही क्या, अगर मान लो कोई शॉपकीपर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई फैक्ट्री ओनर है, वो कोई इस तरीके की कोई भी सर्विस लेता है, या उसने अपने यहाँ फोन लगा रखा है ऑफिस में, बिल आया, बिल में जीएसटी लग के आया, उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। वो सब है इनपुट सर्विसेज। इनपुट्स क्या है? रॉ मटेरियल वगैरह। या अगर आप कोई चीज का ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो भी आपके लिए इनपुट्स हैं। आप लेट से कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, तो आपके लिए मोबाइल फोन इनपुट है। और सर कैपिटल गुड्स क्या है? जैसे मान लो मशीन। अब मशीन जब हम बोल रहे हैं, तो मशीन से केवल वो मशीन की हम बात नहीं कर रहे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब एक वो मशीन, जैसे हम अपने आप पेन बनाते हैं, तो जो पेन बनाने के लिए मशीन यूज हो रही है, उस पर जो जीएसटी लग के आया, उसका भी आईटीसी हमको मिलेगा। इसके अलावा फैक्ट्री में हमारे यहाँ और भी मशीन लगी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी डायरेक्टली पेन तो नहीं बनवा रहा, लेकिन क्या उसका हमें आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस। बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, हमने अपने एम्प्लॉइज के लिए बढ़िया ठंडा पानी पीने की व्यवस्था कर रखी, रेफ्रिजरेटर रख रखा है, या वो वाटर कूलर होते हैं ना, वो लगवा रखे हैं। जीएसटी क्या आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमने अपने ऑफिस में लेट्स से सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो लॉ मेकर बड़ा साफ है, कह रहा साहब इनपुट हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे इनपुट सर्विसेज हो, हम आपको आईटीसी दे देंगे। और मजेदार बात क्या है, हमको जैसे कैपिटल गुड्स है, मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपीज की, प्लस उस पर 18,000 का जीएसटी हमने पे किया, 1,18,000 की। अब ये जो 1,00,000 की मशीन खरीदी, इस पे तो हमें हर साल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मान लीजिए कैपिटल गुड्स है, इसको कैपिटलाइज करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन जो आईटीसी है 18,000, ये हमको पूरा सरकार कह रही है आप उसी से में ले लो। कह रही चाहे इनपुट्स पे आपने जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी हो, उसी समय ले लो, कैपिटल गुड्स पे हो, उसी समय ले लो। यानी एज फार एज आईटीसी इज कंसर्न, देयर इज नो नीड टू बाइफरगेट कि ये इनपुट था कि कैपिटल गुड्स था। जब तक आप आईटीसी ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको वो गुड्स मिले, इनपुट्स हो या वो कैपिटल गुड्स हो या वो इनपुट सर्विसेज हो, आप आईटीसी ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि भाई बिल होना चाहिए। आप आईटीसी ले रहे हो, तो आपने जो चीज खरीदी उसका आपके पास क्या होनी चाहिए? टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। दूसरी बात, आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन तो हूं, लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरा टर्नओवर उतना ज्यादा नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो उतना मेरे थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं, तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं।
तो मैंने कोई गुड्स खरीदे, मे बी इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस बिजनेस के लिए, पर जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज नो। भले ही मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, सामने वाला बंदा जिससे मैंने खरीदा वो रजिस्टर्ड था, उसने जीएसटी मेरे से लिया, मेरे को टैक्स इनवॉइस दी, तब भी मैं आईटीसी नहीं ले सकता। आईटीसी लेना है तो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा मैं रजिस्टर्ड हूं तो कौन सी स्कीम में हूं, या यूं कहूं तो कौन सी स्कीम में ना हूं? किस स्कीम वाले को आईटीसी नहीं मिलता, आपने पढ़ी थी, बिल्कुल सही। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम उसमें है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल स्कीम में हो, रजिस्टर्ड हो, बिल आपके पास। और सुनिए और मजेदार बात, आज तक के किसी भी लॉ में कभी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी जो जीएसटी में। क्या रिक्वायरमेंट सुनना, हमने रॉ मटेरियल या जो भी चीजें खरीदी, इनपुट्स, इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, जिससे हमने खरीदा, उसने हमसे गुड्स के पैसे लिए प्लस जीएसटी लिया। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 18,000 का जीएसटी, तो उसने हमसे 1,18,000 लिए। हमें कितने का आईटीसी मिलना चाहिए? 18,000। गवर्नमेंट कह रही सर हम आपको 18,000 का आईटीसी देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। हमने कहा शर्त क्या है भैया तुम्हारी? कह रहा वो बंदा जो है ना, जो सप्लायर है ना सर, वो एक तो अपना जीएसटी रिटर्न भरे और जीएसटी को जमा कराए। अगर वो बंदा जीएसटी जमा नहीं कराता तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। हमने सर मेरी क्या गलती है? हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, हमने तो पूरा पेमेंट किया है, आप देख सकते हैं पेमेंट की हमारे पास प्रूफ भी है, टैक्स इनवॉइस भी है, गुड्स भी आए हैं, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन हम अपने लिए, आप समझिए ना, कोई इंसान आंसरेबल केवल अपने लिए हो सकता है दुनिया में, आपके लिए आंसरेबल नहीं हो सकते। बट लॉ मेकर कह रहा है कि नहीं, हमको फर्क नहीं है, आप देख के खरीदो, आपको किस पे ट्रस्ट है आप उसी से खरीदो। अगर वो बंदा हमारे पास जीएसटी नहीं जमा कराएगा तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। अब देखो एक तरीका क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ना बड़ा ऑटो पॉपुलेटेड सा सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिक आप बोल लीजिए उसको। कैसे, जरा समझिए। जैसे हमने ना सामान खरीदा, जिससे भी हमने सामान खरीदा, वो जो सप्लायर होता है ना, जो भी सप्लायर जो माल बेचता है, जो सप्लायर होता है ना, उसको भरना होता है जीएसटी लॉ में GSTR 1। एक रिटर्न होता है GSTR फॉर रिटर्न और फॉर्म नंबर होता है 1। तो GSTR 1 भरना होता है। किसी किसी को मंथली भरना होता है, किसी को क्वार्टरली भरना होता है। तो वो बंदा क्या करता है, जो सामान बेचता है ना, वो अपना GSTR 1 भरता है, जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरता है। तो वो बंदा जो सप्लायर है ना, वो जब अपना जीएसटी का रिटर्न भरता है तो जीएसटी के रिटर्न में डिटेल डालता है। वो डालता है कि हमने किसको बेचा, उस बंदे ने बेचा ना, वो भरेगा तो हमने किसको बेचा, जिसको बेचा उसका जीएसटी नंबर क्या था, जिसको बेचा उसका जीएसटी नंबर क्या थे, वैल्यू क्या थी गुड्स की, उसमें जीएसटी कितना बनता है, ये सब करके वो GSTR 1 अपलोड करेगा। अब उसने अगर हमको बेचा होगा तो मेरा जीएसटी नंबर डालेगा, आपको बेचा होगा तो आपका भी डालेगा। मतलब उस GSTR 1 में उस महीने जितने लोगों को बेचा, मान लीजिए वो जनवरी का GSTR 1 भर रहा है, जनवरी का भरा जाता है फरवरी में, मान लो तो फरवरी में जब भर रहा है जनवरी का, तो जनवरी के महीने में जितने लोगों को उसने बेचा, जितनी भी B2B की सप्लाई करी। सर ये B2B क्या बोल दिया आपने? बिजनेस टू बिजनेस। एक तो हो गई बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब सामने वाले का जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो जितनी लेकिन आपने B2B की सप्लाई करी जिसमें सामने वाले का जीएसटी नंबर है, उतनी सारी इनवॉइसेस वो अपने GSTR 1 में एक एक करके सेपरेटली इंडिकेट करेगा। उसके बाद अपना GSTR 1 भर देगा। जैसे ही वो अपना GSTR 1 भर देगा, उसके बाद जब मैंने खरीदा था, जब मैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, यानी जीएसटी पोर्टल पे जाके, पोर्टल मतलब वेबसाइट gst.gov.in, उस पे वेबसाइट पे जाऊंगा, अपने लॉगिन आईडी, मेरा खुद का लॉगिन, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड, मैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब जाऊंगा, एंटर करूंगा, लॉगिन करूंगा, तो वहां पे एक फॉर्म आता है GSTR 2B, GSTR 2 और उसी के साथ बड़ा बी, कैपिटल लेटर में बी। मैं उसको खोलूंगा, उसमें वो दिखाने लग जाएगा। वो नॉन एडिटेबल फॉर्म होता है, मतलब उसको मैं एडिट नहीं कर सकता, उसमें जो दिख रहा है वही दिख रहा है। तो उसमें दिखने लग जाएगा कि हाँ हमने ना इनसे सामान खरीदा था। अब जब उसमें दिखने लग गया और हमने वाकई खरीदा था, मेरे पास बिल वगैरह भी है, तो हम उसका आईटीसी बुक कर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उस बंदे ने GSTR 1 नहीं भरा, तो मेरे GSTR 2B में दिखेगा यस और नो? नहीं दिखेगा भाई। उसने जब 1 ही नहीं भरा, उसने मेरा GSTR नंबर नहीं डाला, तो अपने आप कैसे दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास बिल है, क्या मैं जीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं ले सकते।
गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट रूल कर दिए। इतने स्ट्रिक्ट रूल तो जब जीएसटी आया तो तब भी नहीं थे। बाद में इन्होंने एक रूल ला दिया, रूल 36 सब रूल 4। मैं जितने रूल्स बोल देता हूं कई बार ना, तो आप वजन ना लिया करिए दिमाग में, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ा करिए। रूल 36 सब रूल 4 में लिख दिया कि जब तक आपके जीएसटीआर 2B में उतना क्रेडिट शो नहीं करेगा, आप आईटीसी नहीं ले सकते। भले ही बाकी सब कुछ हो आपके पास, टैक्स इनवॉइस वगैरह लेके बैठे हो, तो अगर शो कर रहा है और आप एलिजिबल हैं तो ले सकते हैं। शो नहीं कर रहा, भले ही आप एलिजिबल क्यों ना हो, आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करते हैं यार, कोई भी व्यापारी क्या करता है, वो जब गुड्स खरीदता है तो किसी ऐसे बंदे से खरीदता है जो रिनाउंड है। रिनाउंड मींस जिस पे भरोसा है, या बराबर हम खरीदते रह रहे हैं, हमें पता है उसका जीएसटी वगैरह वो टाइम पे भर देता है, रिटर्न वगैरह। तो जीएसटीआर 1 भरता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए वो बंदा। इसके अलावा उसके बाद वो जीएसटी जमा कराता है। अब बात समझिएगा, दो बातें हैं। एक, वो बंदा सप्लायर क्या करता है, पहले ना जीएसटीआर 1 भरता है। जीएसटीआर 1 में डिटेल जाती है कि क्या क्या माल बेचा किसको किसको। उसके बाद एक रिटर्न होता है जीएसटीआर 3 भी। आप रिटर्न इतने नहीं याद हो पाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक दूसरा होता है, उसमें फिर वो जीएसटी जितना बनता है ना वो जमा कराएगा सप्लायर। तो दोनों बातें पूरी हो, एक तो उसने जीएसटीआर 1 भरा तो मेरे 2B में दिखने लगेगा, और उसने जमा भी कराया। मतलब सर, मतलब अगर उसने 1 भर दिया और मेरे 2B में दिख रहा है, लेकिन सप्लायर ने जीएसटी का जो बात का रिटर्न है जीएसटीआर 3B, 3 और कैपिटल लेटर्स में भी, वो नहीं भरा, यानी वो जमा नहीं कराया, तो भी मैं आईटीसी नहीं ले सकता। यानी गवर्नमेंट ने हर तरफ से फांस दिया है। दैट मींस आज की तारीख में मेरा आईटीसी केवल मेरे कर्मों पे डिपेंड नहीं है, सामने वाले के कर्मों पे भी डिपेंड है। वैसे तो फल वही मिलता है जो अपने कर्म होते हैं, लेकिन यहां पे आपको फल तभी मिलेगा जब आपके कर्म भी सही हो और सप्लायर के कर्म भी सही हो। सप्लायर का कर्म क्या है, जीएसटीआर 1 भर दे और उस जीएसटी को भाई साहब जमा भी करा दे। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो किसी से खरीदा या कोई क्लाइंट का काम है और सामने वाले बंदे ने नहीं भर रखा है, तो फिर उसको फोन करा जाता है, भैया आपने भाई जीएसटीआर 1 नहीं भरा, क्या जमा कराया कि नहीं कराया, क्या है, क्या सिस्टम क्या है भैया। तो कई बार मान लो उससे छूट गया, कुछ ऐसा हो गया। इनिशियली तो बहुत सारी दिक्कतें थी, अब लोग सेटल हो गए, समझ गए धीमे धीमे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो साहब मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब भी मैं कोई इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज खरीदता हूं अपने बिजनेस के लिए, और अगर वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, सर एलिजिबल है आईटीसी के लिए मतलब क्या है, अभी ना मैं आपको आईटीसी के ही टॉपिक में, आईटीसी के ही चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आएगा। उसमें ना मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ब्लॉक्ड क्रेडिट का। जैसे मान लो कभी कोई आपको परेशान कर रहा है, फोन कर करके परेशान कर रहा है या व्हाट्सएप भेज रहा है, आप उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ना। वैसे ही आईटीसी कुछ चीजों पे गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, कि आप इसको अगर खरीदेंगे, भले ही अपने व्यापार के लिए क्यों ना खरीद रहे हो, तो भी हम इस पे आपको आईटीसी नहीं देंगे। अभी वो आप पढ़ेंगे, जैसे हम कार अगर खरीद रहे हैं, हमारा है ना, हम कार खरीद रहे हैं, भले ही बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं कि हमें जाने आने में मीटिंग्स होती रहती है, मेरी जाने आने में टेंशन होती है। एक तो हो गई कार जो पर्सनल यूज के लिए खरीदे, उसका तो मिलना ही नहीं चाहिए। बिजनेस के लिए भी खरीद रहे हैं ना, कि यार यहां से हम जाते हैं, मेरी हर जगह मीटिंग्स हैं, या डायरेक्टर के लिए कार खरीद रहे, आईटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटी लग रहा है लेकिन आईटीसी, तो ऐसी कौन सी चीजें वो मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, ब्लॉक ट्रेड क्या क्या है। तो साहब अगर मैंने इनपुट्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से, देखिए पूरी जिस्ट आपको मिल जाएगी तो पढ़ने बड़ा आसान लगेगा। अगर मैंने इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए खरीदी हैं, जिसपे मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हूं, यानी मैं रजिस्टर्ड भी हूं और उसपे क्रेडिट ब्लॉक्ड भी नहीं है, और मेरे पास उसकी टैक्स इनवॉइस है, और मैंने वाकई वो गुड्स या सर्विस रिसीव कर लिए हैं, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भर दिया है, सप्लायर ने वो जीएसटी जमा करा दिया है, और मेरे जीएसटीआर 2B में शो कर रहा है, तो मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और भी चीजें समझते जाएंगे। शुरुआत करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, देखते हैं जरा क्या है। सेक्शन 16 से लेके 21 तक सीजीएसटीआर 2017 में आपके आईटीसी का टॉपिक कवर्ड है, तो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सर ये बताइए, सर आप जैसे बार बार बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ बेटा सर ये है क्या, अगर इसको मैं ना दो पार्ट में ब्रेक करूं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक पार्ट है इनपुट टैक्स और एक पार्ट है उसका क्रेडिट। सर मतलब, देखिए सुनिए, हिंदी में सुनिए, इनपुट टैक्स क्या होता है पहले वो समझो। जो भी आपने इनपुट्स ली, इनपुट मींस खरीदी, एक होता है इनपुट आया इन, और एक होता है आउटपुट मतलब गया।
तो जो भी आपने इनपुट लिया, अब जब मैं इनपुट बोल रहा हूं यहां पे, तो मैं इनपुट भी बोल रहा हूं, कैपिटल गुड्स भी बोल रहा हूं, इनपुट सर्विसेज बोल रहा हूं, जो भी आपने इनपुट लिया उस पर जो भी टैक्स पे किया वो होता है इनपुट टैक्स, और उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है तो बन जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको प्यार से हम लोग जबान में ज्यादा दर्द ना हो जाए आईटीसी बोल लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले इनपुट टैक्स क्या होता है पढ़िएगा, टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। सर इनपुट्स मींस रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स मींस मशीन एक्सेट्रा, एंड इनपुट सर्विसेज, तीनों पे ही जो भी हमने टैक्सेस पे करे, इनवर्ड सप्लाई यानी खरीदी पे, इन तीनों पे ही जो टैक्सेस पे करे ये टैक्सेस कहलाते हैं इनपुट टैक्सेस। जैसे कि सर क्या हो सकते हैं, मे बी आईजीएसटी हो सकता है, हमने जो सामान खरीदा हो वो दूसरे स्टेट से खरीदा हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो तो आईजीएसटी लग के आया, मे बी सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आया, मे बी सेम हम यूटी में ऑपरेट करते हैं, सेम यूटी में तो सीजीएसटी यूटी जीएसटी लग के आया, सबका क्रेडिट मिलेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अच्छा मान लो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ध्यान से सुनना ध्यान से, मैंने कोई भी रॉ मटेरियल कोई भी चीज खरीदी अपने बिजनेस के लिए जिसपे आरसीएम लगता है, क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम लगता है, उस पे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिसिपिएंट की, मेरी पे करने की जिम्मेदारी, मैंने पे कर दिया, क्या मेरे को आईटीसी मिलेगा, यस और नो, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, आपको क्यों मिल रहा है, हमने खरीदा है ना साहब, तो हमने खरीदा है, भले ही उस चीज पे फॉरवर्ड चार्ज लगता हो या रिवर्स चार्ज लगता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एलिजिबल चीज है, आपने बिजनेस के लिए खरीदा, तो आईटीसी किसको मिलता है, हमेशा रिसिपिएंट को मिलता है। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट के पास सप्लायर जमा करा रहा है तब भी रिसिपिएंट को आईटीसी मिलता है, रिवर्स चार्ज लगेगा, जमा रिसिपिएंट को कर रहा है लेकिन उसका आईटीसी वो बुक कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो भी हमने आरसीएम के तहत टैक्सेस पे करे ये भी इनपुट टैक्सेस ही कहलाते हैं माय फ्रेंड। क्लियर हो गया बात आपको, यानी आपने जो भी सामान खरीदा है चाहे उस पर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा हो चाहे रिवर्स चार्ज, आपको आईटीसी मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, यानी सब इनपुट टैक्सेस है, जब इनका क्रेडिट मिल जाता है तो बन जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। द क्रेडिट ऑफ द अबव टैक्सेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स। आपने जो टैक्सेस पे करे इनपुट पे उसका क्या होगा, देखो आईटीसी मिलने का मतलब क्या है जरा समझो, मेरे पास मान लीजिए मैंने जो भी सामान इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज खरीदी, उस पे जो भी मेरे पास आईटीसी है, मान लो मेरे पास टोटल आईटीसी है 1 लाख, अब इसका मैं करूंगा क्या, अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे, अपनी, जैसे मैं आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे मैं अपना आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करूंगा कितना बन रहा है, मान लो मेरा आउटपुट जीएसटी बन रहा है इस महीने का 5 लाख रुपए और मेरे पास आईटीसी पड़ा है 1 लाख रुपए, तो मैं इस 5 लाख में इस आईटीसी को एडजस्ट करूंगा, सेट ऑफ करूंगा, आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करूंगा और 4 लाख और जमा करा दूंगा, यही तो होता है, ये लाइन लिखी है, द क्रेडिट ऑफ द अबव टैक्सेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स are available as a set off against the taxes payable on outward taxable supply, यानी जो भी टैक्स आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का आपका बन रहा है उसमें से आप आईटीसी एक सर्टेन मैनर में माइनस हो जाएगा और बचा हुआ आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन साहब आप अगर आईटीसी लेना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए कि अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, कौन होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए टू अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। It is required that the person availing such benefit is registered under GST. That is, an unregistered person is not eligible to take the benefit of ITC. Unregistered person को कहेगा ITC साहब। अब बताइए साहब अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अभी तो ITC शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है नहीं, चलिए जी सर ये बात तो समझ में आ रही है। सर एक बात बताओ, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो पूरी हो ताकि हमें ITC मिल जाए, तो है तो बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले सेक्शन 16 बेसिकली हमको 4 कंडीशंस बताता है। ये 4 की चारों कंडीशन, चारों की चारों अगर हम पूरी करते हैं तो आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलेगा। देखते हैं जरा क्या क्या है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन टू ऑब्टेन आईटीसी, दैट इज कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। जिसने सामान खरीदा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको क्या कंडीशन, क्या 4 कंडीशन वो पूरी करे ताकि आईटीसी ले ले। पहला, भाई आईटीसी लेने जा रहे हो, जो सामान खरीदा है तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, क्या होगा आपके पास, क्या प्रूफ होगा, क्या डॉक्यूमेंट होगा, आपको टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। पहला यही लिखा है, ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट। सर ये डेबिट नोट क्या होता है, देखो डेबिट नोट क्या होता है मैं आपको बताऊं। डेबिट नोट एक तरीके की सप्लीमेंट टैक्स इनवॉइस होती है। सर मतलब समझाओ, मतलब समझाता हूं। मान लो मैंने एक सप्लायर से कोई सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वो रॉ मटेरियल था लेट से 1.5 लाख रुपए का, उसने गलती से बिल बना दिया 1 लाख रुपए का, बात समझना, उससे
थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा ये इंफीरियर क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल, उसने 1 लाख का बिल बना के प्लस जीएसटी हमारे पास भेज दिया। हमने उस पर आईटीसी बुक कर लिया। बाद में उसका फोन आया, अरे सर वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर, बिल गलत बन गया, आप कैलकुलेट कर लो, हमारे आपके बीच में जो टर्म्स हुए थे 1.5 लाख का था सर। हमने कोई टेंशन नहीं यार, हम कोई बेईमान इंसान नहीं, तुम 50,000 का और बना दो। तो 50,000 का वो क्या करता है, वो डेबिट नोट रेज करता है, यानी वो भी टैक्स इनवॉइस, सप्लीमेंट टैक्स इनवॉइस, तो 50,000 का बिल और रेज कर देता है। आप समझे बात को, 50,000 प्लस जीएसटी, तो वो भी मेरे लिए सप्लीमेंट टैक्स इनवॉइस है। तो क्या सर उस पर भी आप आईटीसी ले सकते हैं? आप बताओ, ले सकते होंगे कि नहीं? ले सकते हैं, दिल से जो आवाज है नॉर्मली हम उस पे ले सकते हैं, तो हम 1.5 लाख में पूरे पे ले सकते हैं। तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो या फिर लिखा है सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब, या फिर कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रिस्क्राइब है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो इनवॉइस तो समझ गए, टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, और क्या हो सकता है जरा सुनो। मान लो, मेरी तरफ देखो, मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट करे। अब मैंने आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स में समझाया था कि एक डायरेक्ट क्लियरेंस होती है, एक इनडायरेक्ट क्लियरेंस होती है, याद है आपको? और ये भी समझाया था कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगता है, यानी जो इंपोर्टर है उसको जीएसटी पे कराना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करानी है, और जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी है जीएसटी? बिल्कुल सही, आप समझदार हैं, आईजीएसटी लगेगा। अब सुनो, ऐसे में जब मैं आईजीएसटी पे करूंगा तो मैं पे कर रहा हूं गवर्नमेंट के पास। बाहर वाले बंदे जिसने सेल किए मेरे को गुड्स, उसने एक्सपोर्ट किए, मैंने इंपोर्ट किए, एक्सपोर्टर बैठा है लेट्स से फ्रांस में, वो जब बिल काट रहा है वो थोड़ा ना उसमें जीएसटी लगा के भेज रहा है। तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस तो है नहीं, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या है? मैं जब जमा करता हूं तो मैं वहां पे जब इंपोर्ट करता हूं गुड्स को, तो मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल करता हूं जिसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। मैंने उस समय बोला भी था, बार बार आया था, बिल ऑफ एंट्री। तो मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी जिसमें मैंने कहा इतनी बेसिक कस्टम ड्यूटी बन रही है, इतना आईजीएसटी बन रहा है, ये वो, और उसको जमा करा। तो वो जो बिल ऑफ एंट्री है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है मेरे लिए, मैं आईटीसी बुक कर सकता हूं। अगर वो गुड्स मैंने इंपोर्ट करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मैं आईटीसी बिल्कुल बुक कर लूंगा। तो यानी आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, अगर मोटी मोटी आपके लिए बात करें तो आप समझ लीजिए भाई, टैक्स इनवॉइस हो सकती है, डेबिट नोट समझ गए, सप्लीमेंट टैक्स इनवॉइस हो सकती है, और क्या हो सकता है आपके लिए? बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। तो सबसे पहली शर्त आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसको हम बोल लेंगे समझने के लिए टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, ठीक है ना? जब मैं टैक्स इनवॉइस बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं डेबिट नोट भी बोल रहा हूं, मैं बिल ऑफ एंट्री बोल रहा हूं। तो सबसे पहली बात टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। दूसरी बात साहब, he should have received the goods और सर्विसेज और बोथ। मैंने टैक्स इनवॉइस तो ले ली लेकिन गुड्स या सर्विस नहीं लिए। मतलब सर क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, या यूं कहें क्या करते थे, फर्जी बिल खरीद लेते थे। हैं सर, फर्जी बिल खरीद लेते थे मतलब? मैं समझाता हूं आपको, सुनिएगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते थे कि मान लो एक सप्लायर है, सप्लायर सामान बेचता है, ठीक है ना? उस सप्लायर ने बहुत सारी चीजें बी टू बी को सप्लाई करी और बहुत सारी चीजें बी टू सी को सप्लाई करी। बी टू सी वाले ने बिल नहीं मांगा और सप्लायर ने क्या किया, धीमे से बिल नहीं काटा। मैं आपको मोडस ऑपरेंडी सिखा रहा हूं जो किसी बुक में नहीं मिलेगी। लोग क्या करा करते थे, बी टू सी का उसने बिल नहीं काटा। अब मान लीजिए मैं और किसी चीज में मैन्युफैक्चरर था, किसी चीज में डील करता था। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा यार मेरा तो आउटपुट जीएसटी बहुत बन रहा है, तो मैंने ऐसे बंदे को ढूंढा जिसको बिल अभी काटना बचे हैं, जिसको सेल दिखानी है अपनी। मैंने उससे कहा यार तुम ना एक काम करना, तुम ये दिखा देना तुमने बेचा मेरे को नहीं है, ये रॉ मटेरियल या ये चीज मेरे को बेची नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम बिल मेरे नाम पे काट दो, जीएसटी बिल बना दो मेरे नाम पे, हम तुमको चेक से पेमेंट कर देते हैं, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं आज की तारीख में, है ना? और तुम क्या करना, जैसे मान लीजिए हमने आपको पेमेंट किया 1 लाख रुपए, तुम मेरे को लेट से 98,000 वापस कर देना, 2,000 तुम रख लेना। मेरा क्या फायदा, मेरा 2,000 का नुकसान, मेरा फायदा क्या है? हाँ, बिल में जो आया मैं दिखा दूंगा मेरे को आईटीसी मिला। लॉ मेकर कह रहा है ऐसी धांधली नहीं चलेगी। दूसरी कंडीशन कि वाकई तुमको गुड्स भी या सर्विसेज जो तुमने लिए वो मिला। हालांकि ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिपार्टमेंट अब इतना सतर्क है कि जल्दी कोई अब ये बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पकड़ लेता वो। देख समझिए, जितने समझदार एसएससीज हैं, आप समझिए उस आज की तारीख में उसका 10 गुना समझदार डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट खुद ट्रेनिंग ले रहा है सीए वगैरह से वो खुद ले रहे। तो बीच में जब आया था 2017 में, तो कुछ जो और रिनाउंड सीए हैं, तो उनसे डिपार्टमेंट ने जगह जगह ट्रेनिंग्स कराई थी अपने एम्प्लॉयज की। तो वो भी बड़ा समझदार, वो रोजमर्रा हम देखते हैं कहाँ क्या होता है, क्या पकड़ा जाता है ना? तो आज की तारीख में अब ये करना सही नहीं है, और ये इसलिए कंडीशन डाल दी कि आपको क्या होना चाहिए, वाकई गुड्स या सर्विस भी रिसीव होना चाहिए। तो पहली चीज आपके पास टैक्स इनवॉइस हो, दूसरी चीज गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो, तीसरा और चौथा
सप्लायर के कंधे पे बंदूक। तीसरा और चौथा, सप्लायर should have actually paid the tax charge in respect of supply to the government, यानी सप्लायर ने वो जीएसटी वाकई जमा किया। और चौथा, सप्लायर ने क्या फर्निश किया, वो अपना जीएसटीआर का रिटर्न, सेक्शन 39 में उसने अपना रिटर्न भरा। अगर देखिए भाई साहब, सप्लायर अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहा या जमा नहीं करा रहा है जीएसटी, तो भी रिसिपिएंट को आईटीसी हम नहीं देने वाले। तो बात समझते हैं, 4 कंडीशन कैसे याद कर लें, ऐसे याद कर लेते हैं। पहली कंडीशन, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी टैक्स इनवॉइस वगैरह होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वाकई आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव करे हो। तीसरी बात, आपके सप्लायर ने वाकई वो टैक्स का पेमेंट कर दिया हो और आपने जीएसटी का रिटर्न भरा हो। यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं साहब रूल 36 सब रूल 4 की। सर ये क्या है? अभी मैंने आपको समझाया रूल 36 सब रूल 4 क्या है, एक बार फिर से समझाता हूं, सुनना। जब सप्लायर, मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, जब सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, यानी आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई समझते हैं सेल, सेल का जब रिटर्न भरेगा तो उसमें वो लिखेगा कि हमने किसको किसको बेचा, उसका जीएसटी नंबर क्या है। जब वो ये भर देगा तो मेरे कहा में शो करने लगता है, मैंने आपको बताया जीएसटीआर 2B में। कहां पे शो करने लगता है? 2B। तो मैं 2B में दिख रहा होगा और मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल हूं, आईटीसी ले लूंगा। लेकिन मान लो ऐसा हुआ, सपोज करो इस महीने मैंने 5 अलग अलग लोगों से इंपोर्ट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज खरीदे। ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ एक ही जगह से खरीदता हूं, 5 अलग अलग लोगों से खरीदे, सबके टैक्स इनवॉइसेस हैं। लेकिन मैं जब अपना 2B देख रहा हूं तो मान लो मेरे 5 की इनवॉइसेस का टोटल बन रहा है कि मेरे पास आईटीसी है 1 लाख का, लेकिन 2B में दिख रहा है केवल 80,000 का। कितना दिख रहा है? लॉ मेकर कह रहा है सर सुनिए सर, हमने कहा बताओ भैया, कह रहा आप इस महीने सिर्फ 80,000 का आईटीसी ले सकते हैं, 1 लाख का नहीं। हमने अरे ये क्या शैतानी करो भाई तुम, 1 लाख का हमने खरीदा है, मतलब हमने जो भी सामान खरीदा उस पर 1 लाख का जीएसटी हमने पे किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस है, 1 लाख का। तो कह रहा नहीं, रूल 36 अब रूल 4 ले आया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा साहब जितना जीएसटीआर 2B में दिख रहा है उससे ज्यादा नहीं देने वाले, वो या जितना तुम एलिजिबल थे दोनों में जो कम होगा, वो या जितना तुम एलिजिबल थे दोनों में जो कम होगा। सर इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने कार खरीदी, मैंने उसको अपना जीएसटी नंबर दिया, उसने जब आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरा, जीएसटीआर 1 भरा, उसमें मेरा जीएसटी नंबर डाला, मेरे कार पे जो जीएसटी मैंने पे किया वो जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं? कह रहा अरे नहीं भैया, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसको तो वैसे भी नहीं ले सकते। ब्लॉक्ड क्रेडिट अभी आपको पढ़ाऊंगा कौन से होते हैं, उसका तो तुम्हारे 2B में दिख रहा है तो भी नहीं ले सकते। यानी ले किसका सकते हो? एलिजिबल वालों का। तो एलिजिबल जितना 2B में दिख रहा है या जितना तुम एक्चुअल टैक्स इनवॉइस लेके बैठे हो कि हम इतना एलिजिबल है, दोनों में जो कम होगा। बात समझ में आ गई? यानी 2B में पहला तो हम इनएलिजिबल तो पहले ही माइनस कर देंगे। अगर 2B में जो क्रेडिट हमको दिख रहा है उसमें कार वगैरह का कुछ दिख रहा है इनएलिजिबल, तो पहले ही माइनस कर देंगे, केवल एलिजिबल वाला और टैक्स इनवॉइस जितनी एलिजिबल वाली है, एलिजिबल मतलब कार की भी टैक्स इनवॉइस है उसके नहीं, वो इनएलिजिबल है, तो एलिजिबल वाली जितनी है। अब मान लो एलिजिबल वाली जो टैक्स इनवॉइसेस है वो 1 लाख है और जीएसटीआर 2B में जो एलिजिबल है वो 80,000 है, आई कैन टेक आईटीसी ऑफ ओनली 80,000 नॉट रुपीज 1 लाख। सर ये 20,000 का नुकसान है। हाँ अभी तो नहीं मिलेगा सर, आगे मिल सकता है। अगर मान लो आगे जो भी सप्लायर था अगर वो अगले महीने या जब भी जीएसटीआर 1 भर देगा और मेरे 2B में दिखने लगेगा तो हम अगले पीरियड में उसको क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी नहीं देने वाले। बात समझ में? जब ये रूल 36 अब रूल 4 आया तब ना इसमें था कि चलो जितना दिख रहा है उसका 120% तक तुम ले लेना, फिर था 110 ले लेना, फिर 105 किया, फिर 100, यानी गवर्नमेंट ने आपके लिए आसान कर दिया है। अभी 120 वगैरह होता तो बड़ा एग्जाम्पल समझाना पड़ता, अब ये है जितना दिख रहा है 100% ज्यादा उतना ही ले सकते हो। मतलब इन शॉर्ट हिंदी में मतलब केवल इतना हुआ, जितना दिख रहा है वो या जितना तुम एलिजिबल हो दोनों में जो कम है, आप उससे ज्यादा आईटीसी नहीं ले सकते। वन कैन नॉट टेक आईटीसी विदाउट एग्जामिनिंग द क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2B अंडर रूल 36 सब रूल 4। ITC pertaining to input invoices debit note which is available to a registered dealer for a tax period cannot exceed, किससे exceed नहीं कर सकता? 100% of eligible credit balance available in GSTR 2B। जैसे पहले क्या होता था मैं आपको समझाऊं, देखिए मैं आपको समझाऊं, प्रोफेशनल्स का भी काम बहुत बढ़ गया। पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई बंदा सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है 2017 से पहले, मान लो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, अब सर्विस टैक्स में हम रजिस्टर्ड है, जो भी हमारे पास बिल आए हम उसका आईटीसी बुक कर रहे हैं, जितने के लिए भी हम एलिजिबल थे तब भी मिलते थे, तो जिसके लिए भी हम एलिजिबल थे हम आईटीसी बुक कर रहे हैं। उस समय में ये झंझट नहीं होता था,
उस समय ऐसा कुछ ऑटो पॉपुलेटेड वगैरह सिस्टम नहीं था कि वो भरेगा तो ही मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते थे एज अ सीए, हमारे पास अगर कोई क्लाइंट था तो हम लोग क्या करते थे, हम उसके जो भी बिल्स हैं बस वो देख लेते थे, पक्की उसके पास बिल हो, टैक्स इनवॉइस हो जिसमें सर्विस टैक्स वगैरह लिखा हो और एलिजिबल हो, उनका टोटल करते थे, उतना क्लेम कर लेते थे। अब आज की तारीख में हम लोग अगर किसी का जीएसटी का काम करते हैं तो काम कितना बढ़ गया सुनो। पहले उससे टैक्स इनवॉइस वगैरह मंगाते हैं और भी जो कंडीशन है वो सब चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी टैक्स इनवॉइस को जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल समझ रहे हो कि टैक्स इनवॉइस तो है, 2B में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और फिर जो नहीं दिख रहा होता है उसका एक एक्सेल शीट बनाते हैं, क्लाइंट तो अपना ही है ना, क्लाइंट का नुकसान तो हम भी नहीं चाहेंगे, उसकी शीट बनाते कि ये नहीं दिख रहा है, ये तुम फॉलो कर लो, उससे सप्लायर से फॉलो कर दो, ये अभी इसने नहीं भरा है, फॉलो कर लो, तो काम बढ़ गया ना। तो यानी बिना जीएसटीआर 2B चेक करे आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते। ठीक है जी, सर एक बात बताओ, पूछो बेटा, सर मान लो हमने गुड्स खरीदे, इनपुट्स वगैरह, इनपुट सर्विसेज वगैरह या कैपिटल गुड्स वगैरह, तो हम आईटीसी कब बुक कर सकते हैं? मतलब कब बुक कर सकते हैं, मतलब जैसे सपोज करिए सर, मान लीजिए एग्जांपल एक ले लीजिए कि आपने पेन बनाते हैं, मेरी तरफ देखो बहुत ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि लोगों के ना दिमाग में ये डाउट कभी आता ही नहीं, लोगों को लगता है जो हमें आ रहा है वो सही है लेकिन वो गलत आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जो आपको सही लगेंगी लेकिन है गलत। सुनो, जैसे मैं ये पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए इंक लगती है, मैंने इंक खरीदी, आज मेरे पास इंक आ गई, बिल आ गया, अब जरूरी थोड़ा ना मैं इंक आज ही यूज कर डालूंगा पूरी, हो सकता है मैं इंक यूज करूं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, रॉ मटेरियल के तौर पे रखी है। सवाल आता है मैं इस पर आईटीसी कब बुक करूंगा? लॉ मेकर कह रहे सर कोई टेंशन नहीं, जब आपने इंक खरीदी, टैक्स इनवॉइस आ गई, आप तुरंत आईटीसी बुक कर सकते हैं। ऐसी कोई नीड नहीं कि पहले रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल हो जाए फिर आईटीसी बुक करें, कोई नीड नहीं। हाँ बस ये है कि बाद में याद रखिएगा, वो एक तो जीएसटीआर बुक कर सकते हैं, मतलब 2B में तो दिख ही रहा हो तो भी बुक कर सकते हैं, और बाद में वो जीएसटी जमा भी करा दे, नहीं जमा कराएगा तो रिवर्स करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर ठीक है, हमने आज अगर मान लो ये इंक खरीदी तो हम आज ही बुक कर लेंगे, भले ही उस इंक को हम 4 महीने बाद क्यों ना यूज कर रहे हो पेन बनाने के लिए, 1 to 1 को रिलेशन नहीं चाहिए कि जब यूज करेंगे तो उतनी इंक का बुक कर लो, ये बड़ी दिक्कत हो जाती। हमने कहा ठीक है। हमने सर एक बात और बताओ, मान लो आज हमने इंक खरीदी, आज हमने इंक खरीदी और हम बुक तो आज ही कर सकते थे, एलिजिबल तो हम आज ही हो गए थे, लेकिन सर हमसे ना वो बिल छूट गया, आईटीसी बुक करना छूट गया, जल्दी जल्दी में वो बिल ड्रॉर में रह गया, हमने फाइल में लगाया नहीं, हमने ध्यान दिया ही नहीं। हो सकती है ऐसी गलती किसी से भी, भाई हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमसे सर ना वो बिल पे आईटीसी छूट गया, अभी हमने आईटीसी लिया नहीं, वो बिल मिला 4-5 महीने बाद हमको, हमको ध्यान आया अरे यार ये भी तो खरीदा था, इस पर आईटीसी नहीं लिया, तो क्या सर हम बाद में आईटीसी ले सकते हैं? लॉ मेकर कह रहा हाँ ले सकते हो, लेकिन आईटीसी अवेल करने का एक मैक्सिमम समय है। हमने कहा मैक्सिमम समय का मतलब, कह रहा वैसे तो जैसे ही तुम्हारे पास गुड्स आए तुरंत ले सकते हो, लेकिन अगर उस समय छूट गया बाद में लेना चाह रहे हो तो बाद में भी ले सकते हो, लेकिन बाद का मतलब ये नहीं है कि तुम बाद में ले लो 5 साल बाद, कि वो 5 साल पहले का छूट गया था आज दिवाली की सफाई में मिल गया है। तो मैक्सिमम टाइम क्या है आईटीसी बुक करने के लिए, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। आईटीसी इज अवेलेबल, वैसे तो कब मिल जाता है, इज अवेलेबल एज सून एज गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड, जैसे ही आपको गुड्स या सर्विस मिल गए, रिसीव्ड हो गए, आईटीसी भाई साहब बुक कर लीजिए। सर लेकिन अगर छूट गया बाद में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, कब तक कर, जरा ध्यान से पढ़िएगा। हाउएवर a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoices or debit note for supply of goods or service or both after, दो डेटें दिख रही हैं आपको, इन दो डेट में जो अर्लियर आएगी इसके बाद आईटीसी उस बिल पे नहीं ले सकते। दो डेट क्या है पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल समझा दूंगा। एक डेट है 30th November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, मतलब जिस साल का वो बिल है, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो बिल है, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके बाद जो कौन सी डेट आएगी, 30 नवंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं, मान लीजिए बिल है, और एक कोई डेट आप अपने मन से बताना चाहो तो बता सकते हो, कोई डेट बताओगे? नहीं छोड़ो मैं बता देता हूं। मान लीजिए इनवॉइस है आपके पास, टैक्स इनवॉइस है, और लेट्स से आपके पास टैक्स इनवॉइस है 10 मई 2022 की, कब की टैक्स इनवॉइस है? 10 मई 2022 की आपके पास टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। अब 10 मई 2022 की आपके पास टैक्स इनवॉइस है, तो आप उस पे आईटीसी कब बुक कर लोगे बताओ? 10 मई 2022 पे ही तुरंत बुक कर सकते हो आप आईटीसी। लेकिन अगर आपसे वो आईटीसी छूट गया, उस समय आप बुक नहीं कर पाए, तो कब तक कर सकते हो? ये लाइन पढ़ के बताना कौन सी 30 नवंबर, यानी मैक्सिमम टाइम में एक तो आने वाली है 30 नवंबर, मतलब 11 महीने। ईयर आपको बताना है, यानी मैं ईयर में कितना भरूं, 2022
2 भरूं, 2 3 भरूं, 4 भरूं, मैंने 202 तक तो लिख दिया। आगे आपको बताना है, पढ़ के बताना 30th November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains. That means 2023 की 22, अभी नवंबर 2022 भी आनी है। 2023 कितने लोग बोल रहे हैं? 2023 और 2022 कोई नहीं, सब 3 बोल रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही है। 2023 होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा टैक्स इनवॉइस किस साल की है? सर टैक्स इनवॉइस है फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 2023 होगा। टैक्स इनवॉइस है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की। 2022-2023 खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 23 के बाद जो 30 नवंबर आएगी, यानी 30 नवंबर 2023, एक डेट तो ये आई। सर दूसरी डेट क्या लिखी हुई है? ये फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न। देखिए भाई साहब, ये जो साल है ना, ये जो साल है 22-23, जिस साल की इनवॉइस थी, इसका ना जीएसटी का एनुअल रिटर्न जाता है। क्या जाता है? एक तो हो गया मंथली रिटर्न जाता है, और एक एनुअल रिटर्न साल में कितनी बार जाता होगा? आपको क्या लगता है? एक बार। वैसे एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है कि जब साल खत्म होता है ना, उसके बाद जो 31 दिसंबर आती है, यानी ये उसकी ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की। 31 दिसंबर 2023 ये ड्यू डेट होती है फॉर एनुअल रिटर्न। यानी ड्यू डेट का मतलब सर क्या हुआ? ड्यू डेट मतलब होता है कि इस तारीख तक आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है। सर इससे पहले फाइल कर सकता है कोई एनुअल रिटर्न? बिल्कुल पहले फाइल कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम। अब सर यहां क्या लिखा है? यहां देखो क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ना। बहुत से लोगों को लगता है ये ड्यू डेट लिखी, क्या ये ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न लिखी है? ये कौन सी डेट लिखी बेट सर? ये एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जो जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया। मान लो अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया लेट से 31 दिसंबर, कोई लास्ट डेट कोई फाइल किया 31 दिसंबर 2023 को, तो फिर क्या करेंगे? 30 नवंबर और 23 या 31 दिसंबर 23 में अर्लियर बताओ क्या है बेटा? 30 नवंबर। यानी आप इस बिल पे, कौन से बिल पे सर? ये जो 10 मई 2022 वाला बिल है, इस पे आईटीसी ज्यादा से ज्यादा बुक कब तक कर सकते हो? 30 नवंबर 2023 तक। अगर ये भी निकल गया, उसके बाद ये बिल आपको पकड़ में आया कि रह गया था, तो आईटीसी लैप्स हो गया, उस पे नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। कौन सी 2 डेटें? एक डेट जिस फाइनेंशियल ईयर का बिल है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 30 नवंबर, और दूसरी डेट जब आपने अपना उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न एक्चुअल में फाइल किया, यानी दाखिल किया। दोनों डेट में जो पहले आएगी उसके बाद आईटीसी नहीं ले पाओगे, उससे पहले तक ले सकते हो। यानी इस केस में 30 नवंबर 2023 तक ले सकते थे। सर अक्टूबर में ले सकते थे? हाँ, पहले कभी भी ले सकते थे। यानी 10 मई 2022, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ है, दो ये जो येलो से मार्क हैं, 10 मई 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक कभी भी ले सकते हो। लेकिन 10 मई से पहले नहीं ले पाओगे, और 30 नवंबर 2023 से बाद नहीं ले पाओगे। सर अच्छा एक और एग्जांपल समझाइए। जैसे मान लीजिए सर, अगर थोड़ा चेंज कराइए। कैसे बेटा? मान लीजिए सर, अगर अच्छा उसने एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को ना फाइल करके उसने सर पहले ही फाइल कर दिया होता। मान लो वो एनुअल रिटर्न बहुत जल्दी जल्दी काम करता था, उसको आखिरी डेट पे काम करना पसंद नहीं था, तो उसने 1 अक्टूबर 2023 को ये एनुअल रिटर्न भर दिया। बढ़ सकता है कि नहीं? पहली बात तो बिल्कुल बढ़ सकता है, कोई टेंशन थोड़ी ना, जल्दी आप भरो। साल खत्म हो गया था 22-23, 31 मार्च 23 के बाद कभी भर लो, तो वो जल्दी काम करने में। कुछ लोग होते हैं ना कि यार हमें आखिरी डेट का पंगा नहीं चाहिए। आप समझे मेरी बात को ना? हाँ, तो उसने जल्दी रिटर्न भर दिया। अब सर, अब बेटा इन दोनों डेट में अर्लियर बताओ। 1 अक्टूबर 2023, यानी इस डेट तक आईटीसी बुक कर लेना। नहीं बुक किया तो छोड़ो बेटा, जीवन में बहुत कुछ चला जाता है, ये भी मान लो कि चला गया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी फिर से एक बार समराइज करते हुए, वैसे तो आप आईटीसी तुरंत बुक कर सकते हैं एज फार एज जैसे ही आपको गुड सर्विसेज वगैरह मिले, टैक्स इनवॉइस आ गई, बुक कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कभी अगर आपसे छूट गया तो ये मैक्सिमम टाइम है आईटीसी बुक करने का, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट प्रिटेन्स और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। मेरे पास एक एग्जांपल है, आइए ध्यान से देखें, आंसर मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। X Limited is a registered person under GST. ठीक है, X Limited registered person है GST में। It has received goods या services on 12th November 2022। कब गुड्स या सर्विस रिसीव करे? 12 नवंबर 2022। और एलिजिबल उस पे आईटीसी बन रहा था 1,09,000। नीचे मत पढ़ना, नीचे सब कुछ सॉल्यूशन है। देखिए 12 नवंबर 2022 को जब आपने गुड्स या सर्विस जो भी थी आपको रिसीव किया, आप उसी समय आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल थे। 12 नवंबर 2022 को आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर छूट गया,
तो आपको बताना है बिना नीचे पड़े कि मैक्सिमम कौन सी रेट तक फाइल कर सकते हैं, मतलब कौन सी रेट तक आईटीसी बुक कर सकता है। 12 नवंबर 2022 का बिल है, तो एक डेट होगी 30 नवंबर, वो तो रहेगी हमेशा, यहां लिख रहा हूं मैं 30 नवंबर एक डेट, लेकिन 30 नवंबर ईयर बताओ, 23 सब समझ गए ना, 23 कैसे आएगा, क्योंकि सर ये 12 नवंबर 2023 का 2022 का मतलब है सर ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनवॉइस है, और 22-23 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, 31 मार्च 2023 के बाद 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 2023 आएगी यहां तक, या फिर जब उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, अगर उसने अपना एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को ही भरा है तो 31 दिसंबर और 30 नवंबर में पहले आएगी 30 नवंबर। ठीक है ना जी। अब आगे पढ़ना आंसर, क्रेडिट ऑफ दिस इनपुट टैक्स कैन बी अवेल्ड एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 12 नवंबर 2022। हाउएवर इट कैन नॉट बी क्लेम्ड, कब क्लेम नहीं कर सकते, आफ्टर 30th नवंबर 2023 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 22-23। और मैंने ब्रैकेट में केवल जानकारी के लिए लिखा है, क्या लिखा है ब्रैकेट में, कि ड्यू डेट ये होती है, यानी हमें सेकंड वाले में ड्यू डेट नहीं चाहिए, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बी पॉइंट इज अ एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है ना, तो विच एवर इज अर्लियर वो हमारा आंसर हो गया, यानी उसके बाद आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते हैं। सर कह रही हैं अगर मान लीजिए आप एलिजिबल थे लेट से 80,000 के जीएसटी के लिए, लेकिन उसने केवल अपना भरा 70,000 का, जमा किया 70,000 का, आपके में 70,000 दिखा रहा है, तो आप कितना ले सकते हैं, 70 की 80, आप बताइए। 70 ले सकते हैं, 80 नहीं ले सकते, ठीक है ना जी। अच्छा सर कह रहे हैं इसका उल्टा हो गया, अगर मान लीजिए उसने ज्यादा भर दिया, आपके में दिखा रहा है 90,000, लेकिन आप एलिजिबल हैं केवल 80,000 के लिए, तो 80 जितने के लिए आप एलिजिबल हैं, देखिए जितनी आपके पास टैक्स इनवॉइस है एलिजिबल वाली, या जितना एलिजिबल क्रेडिट जीएसटीआर 2B में शो है, दोनों में जो कम होगा उतना ही आईटीसी ले सकते हैं। अगर मान लो हमने किसी से सामान नहीं खरीदा, ध्यान से सुनना, हमने किसी से सामान नहीं खरीदा, लेकिन सप्लायर ने जब अपना जीएसटी रिटर्न भरा तो गलती से उसमें मेरा जीएसटी नंबर डाल दिया, डालना था किसी और का, उसने डाल दिया मेरा, मेरे जीएसटीआर 2B में शो करने लगा, तो क्या मैं आईटीसी बुक करके बैठ जाऊं, नहीं कर सकता, बुक करूंगा तो मेरी गलती है। आप समझ रहे हैं, मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहूं, मैं नहीं बुक कर सकता। आप बुक उतना ही कर सकते हैं जितना 2B में दिखा रहा हो एलिजिबल, या जितने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस हो एलिजिबल, दोनों में जो कम है। ठीक है सर, ओके जी ओके। आप लोग का कोई डाउट किसी का नहीं, सर ये बात तो समझ में आ गई। देखो भैया अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक मजेदार बात जो अगेन देखो, जीएसटी में ना लॉ मेकर बहुत तबियत से लॉ बना रहा है, जीएसटी लॉ जो उसने बनाया बड़े तबियत से बनाया, मतलब कहां कहां से उसने चीजें उठाई हैं वो ही बता सकता है, क्योंकि ऐसी अब जो अगली बात बताने जा रहे हैं वो भी किसी लॉ में नहीं थी, मैं बता रहा हूं क्या है, ध्यान से समझना। मैं ये पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी किसी व्यक्ति से, और मैंने उससे खरीदी, मैंने कहा सर मैं आपको पेमेंट थोड़ा रुक के कर दूंगा, अभी थोड़ी पैसे की तंगी है, उधारी में खरीदी, क्रेडिट में लोग खरीदते हैं ना, तो मैंने उससे उधार, उसने कहा अरे यार आप तो लेते रहते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक ले लीजिए, पैसे आपको जब मर्जी हो तब दे दीजिएगा। तो हमने उससे इंक ले ली, टैक्स इनवॉइस आ गई, उसने अपना जीएसटीआर 1 भी भर दिया, जीएसटी जमा भी करा दिया 3B, हमने आईटीसी भी बुक कर लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया। अब लॉ मेकर मेरे से कह रहा है, सुनना, लॉ मेकर कह रहा है सर सुनिए, जिससे आपने सामान उधार में खरीदा है उसको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। हमने अरे वो नहीं मांग रहा है, हमारा जानकार है यार, वो कह रहा है आप 180 छोड़ो, आप 400 दिन में पेमेंट करोगे तो हमसे नहीं मांगता, मुझसे करोड़ों का माल खरीदते रहते। कह रहा नहीं वो मांगे ना मांगे हमें चुल है, पता नहीं ये इनको काहे की चुल है, चुल समझते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पॉइंट का मतलब ही नहीं हमें समझ में आता, जब सामने वाला व्यक्ति सप्लायर उधार दे रहा है, या तो तुम सप्लायर के बहुत ही हित में सोच के ये पॉइंट डाला तो बात अलग है, लेकिन इतना हित में वाकई आप सोच रहे हैं सप्लायर के लिए, ये गले के नीचे थोड़ा कम उतर रही हमारी बात। तो क्या कह रहे हैं सुनिए, कि भैया जिसने सामान खरीदा उधार में, सप्लायर को 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे।
अगर आप सप्लायर को 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते तो जितना आपने आईटीसी लिया था वो रिवर्स करिए, विथ इंटरेस्ट पे करिए। हमने कहा सर समझ में नहीं आया। हमने कहा सर इंटरेस्ट किसको दें, आपको दें कि सप्लायर को? हमने पेमेंट तो उसका लेट कर रहे हैं। कह रहे नहीं, इंटरेस्ट हमको दो। हमने तुम्हें तो तुम्हारा पूरा जीएसटी मिल गया ना, सप्लायर ने तो जमा कर ही दिया ना, भले ही अपनी जेब से भी जमा किया। कह रहे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, तुमने आईटीसी लिया? हमने कहा हाँ। कह रहा तुमने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट किया कि नहीं? हमने नहीं किया। कह रहा ठीक है, तुमने कितना आईटीसी लिया? हमने कहा सर 10,000 लिया। कह रहा साहब पहले उसको रिवर्स करो। हमने कहा किया। कह रहा अब ये बताओ तुमने तुमने कब आईटीसी लिया था, किस दिन पे? हमने सर इस डेट को। कह रहा रिवर्स किस दिन पे करो? हमने कहा सर इस डेट को। कह रहा यहां से यहां तक के जितना टाइम होता है उस पर 18% ब्याज भी हमको पे करो। इस प्रोविजन का क्या सर पैर है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट बता सकता है। रीजन भी, आपको ब्याज क्यों चाहिए हमसे? आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, सप्लायर को ब्याज नहीं दिलवा रहे हैं। या तो सप्लायर के हित में इतना ही सोच रहे होते तो तुम कहते कि 180 दिन के बाद दोगे तो सप्लायर को इतना ब्याज देना है। क्लियर? तो यानी अब मोटी मोटी बात क्या बनती है भाई, लॉ है तो हम सबको तो मानना है। हम लॉ के कुछ भी चिल्ला लें लेकिन हमारी बात सुनता ही कौन है? ठीक है ना, हमें तो लॉ के दायरे में रहना है। तो मोटी मोटी बात क्या है, या तो उधार पे खरीदो नहीं, या उधार पे खरीदो तो गांठ बांध लो कि 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है। नहीं तो होगा क्या, होगा ये कि आप अगर 180 दिन गुजर गए तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा अलग से डिपार्टमेंट को। सर बाद में दोबारा अगर जब हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को, लेट्स से हमने 200 दिन में पेमेंट किया तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको पहले अपना आईटीसी रिवर्स करना है, ब्याज देना है। बाद में अगर आपने सप्लायर को पेमेंट किया तो सर क्या हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं? हाँ, यस, आंसर यस। लेकिन जो ब्याज चला गया वो गया, वो रिफंड नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Failure to make, अगला पॉइंट, failure to make payment to supplier of input goods or services. GST law requires that recipient should make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier. If payment is not made within 180 days, तो क्या करना पड़ेगा सर? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विथ 18% ब्याज। और इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान क्या दिया है साथ में कि बाद में आप दोबारा जब भी पेमेंट करोगे सप्लायर को तो क्या आईटीसी बुक कर सकते हो? आंसर इज यस। लेकिन एक बात और एक्स्ट्रा ज्ञान दे ही देता हूं। आ रही बात समझ में? जहां ना आ रही हमको बता देना, हम एक्स्ट्रा ज्ञान देना कम कर देंगे। लेकिन एक बात और, मान लीजिए हमने बाद में जब भी पेमेंट किया हम आईटीसी बुक कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने बाद में जब पेमेंट किया तो ऊपर वाली जो डेट थी मैक्सिमम आईटीसी अवेल करने की, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर जान उसके टॉपिक डाला है मैंने, मैक्सिमम आईटीसी अवेल करने की वो डेट निकल चुकी है। मैक्सिमम आईटीसी बुक करने की डेट आपने बढ़ी ना, कि जिस समय का बिल है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड जब होगा उससे 30 नवंबर, या फिर उस साल का जब एनुअल रिटर्न आपने फर्निश किया विच एवर ईयर, मान लो वो निकल गई, हमने पेमेंट किया उसको 2 साल बाद। 180 दिन के अंदर हमने पहले रिवर्स कर दिया, पेमेंट नहीं किया था, ब्याज भी दे दिया गवर्नमेंट को। 2 साल बाद उसको पेमेंट किया, हमने कहा आईटीसी ले लेते। जैसे हम आईटीसी लेने गए मैक्सिमम टाइम लिखा है। लॉ मेकर कह रहा है नहीं परेशान ना हो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, लॉ में लिखा। लॉ मेकर कह रहा है ऐसे केस में वो मैक्सिमम टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी, मतलब 2 साल बाद भी पेमेंट करोगे तो 2 साल बाद आप बुक कर सकते हो, 10 साल बाद पेमेंट करोगे बुक कर सकते हो। मतलब जब री अवेलिंग, बात समझिएगा, री अवेलिंग ऑफ आईटीसी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज इज नॉट बाउंड विद द अबव टाइम लिमिट। हिंदी में ऊपर वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है री अवेल करने के लिए आईटीसी। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है आपको, मतलब लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी पे। फिर से रिपीट कर दें, दोबारा आईटीसी जब आप बुक करेंगे, जब भी आप रीपेमेंट करेंगे, मतलब री अवेल करेंगे, जब भी सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो आप आईटीसी बुक कर सकते हैं। और ऐसे केस में ऊपर जो टाइम लिमिट थी, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो बुकिंग ऑफ आईटीसी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज तो क्या है, मतलब सबसे सही क्या है, इन सब झंझट से पढ़ने से बढ़िया क्या है कि आप क्या करिए, सप्लायर को 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, भले ही अपनी किडनी बेच के आपको करना पड़े, लेकिन मतलब कर दीजिए उसका पेमेंट। कहा इतने झंझट में आप पड़े, फिर अगर पैसा है तो करो, खत्म करो। आईटीसी अगर लेके बैठे हो तो खत्म करो भैया, आईटीसी लिए बैठे हो। तो खैर इससे ये है कि ये कह सकते हैं सप्लायर को भी एक थोड़ी खुशी है, 180 दिन के अंदर तुम खुद ही पैसा दे दोगे, है ना, नहीं तो तुम 18% डिपार्टमेंट को ब्याज दे बैठोगे।
कोई डाउट आता है आपके दिमाग में? नहीं, अच्छा, आप तो कितने अच्छे बच्चे हैं, डाउट आते नहीं ज्यादा हैं, वेरी गुड। मैं क्लियर करता चलता हूं नॉर्मली, है ना। चलो अगला पॉइंट समझते हैं क्या। लेट्स से फिर से बात कर लेते हैं, मैंने कोई भी रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स या कुछ भी खरीदा, लेट्स से अच्छा एग्जांपल वही ले लेते हैं, इंक वाला, बढ़िया एग्जांपल लगता है मेरे को। पेन मैं बनाता हूं और पेन बनाने के लिए मैंने इंक परचेज करता हूं। मैंने जिससे इंक परचेज करी, मैंने उससे कहा कि मेरे को भैया 10 लाख लीटर इंक खरीदनी है, 10 लाख लीटर इंक, और कितने रुपए की पड़ेगी? उसने कहा सर 10 रुपए के हिसाब से पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। हमने कहा बिल बना दो, लेकिन इंक ना हमको ना पूरी एक साथ मत भेजना, हमारे पास रखने की थोड़ी सी कमी है, तुम हमको ना हर महीने 2-2 लाख लीटर इंक भेजते रहना। तो लेट्स से हमने उससे बात करी, मान लो जुलाई के महीने में, तो हमने कहा जुलाई में 2 लाख लीटर इंक भेज देना, अगस्त में भेज देना, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर, ऐसे 5 बार में भेज देना। उसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बिल बना दिया पूरी 10 लाख लीटर इंक का, लेकिन जो गुड्स वो भेज रहा है मेरे पास, वो लॉट्स में भेज रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स भेज रहा है, थोड़े थोड़े गुड्स भेज रहा है। अब लॉ मेकर क्या कहता है, सुनना, लॉ मेकर कहता है सर अगर ऐसी बात है तो हम आपको आईटीसी देंगे, लेकिन तब देंगे जब लास्ट लॉट आपको रिसीव हो जाएगी। हमने कहा सर मतलब? कह रहे जैसे अभी सर जुलाई में आपको 2 लाख लीटर इंक मिल गई। हमने कहा, कह रहे सर इसका आईटीसी अभी नहीं देंगे। अगस्त में मिली 2 लाख लीटर, हमने कहा अभी भी नहीं दोगे? नहीं, जब आखिरी लॉट जिस महीने मिलेगी ना, उस महीने पूरे 10 लाख लीटर इंक का हम आपको आईटीसी दे देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, फिर से सुनो, फिर से देखो, फिर से सुनो, बार बार सुनने में कुछ अच्छा लगता है। एक इनवॉइस में जितने गुड्स लिखे हैं, कितनी इनवॉइस में, वो पूरे गुड जब मिल जाएंगे तो ही आईटीसी बुक कर सकते हो। रीजन बीइंग, इसका लॉजिक ये है कि सेक्शन 16 ने एक कंडीशन डाली हुई है। सेक्शन 16 की 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ही शुड रिसीव गुड्स और सर्विस। दूसरी कंडीशन थी गुड्स और सर्विस मिल गया, तो गुड्स और सर्विस तो तभी मिलेंगे जब आखिरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। तो यानी जब भी एक इनवॉइस में जो जो गुड्स हैं, तो जब सारे मिल जाएंगे तो ही आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा नुकसान भी ना हो? हमें यह करना चाहिए कि हमें सप्लायर से कहना चाहिए कि सर हमें 10 लाख लीटर इंक खरीदनी है, लेकिन हम 2-2 लाख लीटर इंक करके आप हमारे पास भेजना, और जब 2-2 लाख लीटर इंक करके भेजना तो बिल 2-2 लाख का बनाना। जुलाई में जो 2 लाख लीटर इंक भेजना उसका बिल 2 लाख का बनाना, अगस्त में 2 लाख का भेजना, 2 लाख के बिल बना देना लीटर का। आप समझ रहे हो बात को? पूरा 10 लाख लीटर का बिल एक साथ ना बना देना, नहीं तो हमारा आईटीसी डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? 2 लाख लीटर का इंक जुलाई में बनाया, 2 लाख बिल बनाया, मतलब 2 लाख लीटर इंक आ गई, उसका आईटीसी बुक कर सकते हैं उस बिल में। यानी जितना सामान लिखा है वो मिल गया ना। हाँ, फिर अगली बार अगस्त में फिर खरीदा, फिर 2 लाख लीटर का इंक। इसमें क्या कुछ इलीगल है? कुछ इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है। तो जब भी अगर आप एक बिल में जितना सामान लिखा है अगर इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, तो जिस समय आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसी दिन आप आईटीसी बुक कर सकते हैं, उससे पहले आईटीसी बुक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग अपने सप्लायर्स को और अपने रिसिपिएंट यानी अपने क्लाइंट्स को ये सलाह हमेशा देते हैं कि अगर आप लॉट्स में इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं तो जो बेच रहा है उसको ये बोल देना कि उतना उतना बिल बना के भेजता जाए, जितना जितना वो सामान भेज रहा है, पहले से सारा बिल ना बना दे। पढ़ के देखते हैं। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट और इन इंस्टॉलमेंट्स, where the goods against an invoice, अंडरलाइन करिए वर्ड एन इनवॉइस। एन इनवॉइस मतलब कितनी इनवॉइस? हाँ, एक इनवॉइस। where the goods against एक इनवॉइस are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or installment। एक एग्जाम्पल है, मिस्टर ए ऑर्डर 30,000 टन्स ऑफ गुड्स विच आर टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लायर वाया 3 लॉट्स ऑफ 10,000 ईच। यानी मिस्टर ए ने ऑर्डर करे 30,000 टन गुड्स के, जो डिलीवर करेगा सप्लायर 10,000 की लॉट में, 3 लॉट में, यानी 10,000 अभी, फिर 10,000 अगली महीने, 10,000 अगले महीने। द लॉट्स आर सेंड अंडर ए सिंगल इनवॉइस। बिल कितने काटे उसने? एक। विद द फर्स्ट लॉट के साथ बिल तो आ गया, यानी 10,000 वाला जब सामान आया उसके साथ पूरे 30,000 टन का बिल आ गया। एंड पेमेंट भी लेट्स से हमने पूरा उसी समय कर दिया। एंड द पेमेंट इज मेड बाय द रिसिपिएंट फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। एंड सप्लायर ने भी मान लो पूरे 30,000 पे उसी समय जीएसटी जमा करा दिया। सप्लायर हैज आल्सो डिपॉजिटेड द टैक्स विद द गवर्नमेंट। और जो 3 लॉट हमको मिली वो कब कब मिली? मई में, जून में और जुलाई में। फिर से सुनो, एग्जांपल को फिर से क्लियर करता हूं। मई में पूरा बिल कट गया 30,000 टन का, लेकिन सामान आया है मई में 10,000, जून में 10,000 और जुलाई में 10,000। और मई में ही मान लो मैंने सप्लायर को पूरा पेमेंट भी कर दिया, मैं सर ये पूरे 30,000 टन के पैसे रख लो। सप्लायर ने उसमें जितना जीएसटी बनता था वो सप्लायर ने जमा भी कर दिया।
सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी मई में मैं आईटीसी बुक नहीं कर सकता। मैं कब बुक करूंगा? यानी जुलाई में। कितने पे? जुलाई पे करूंगा तो कितने पे करूंगा? पूरे 30,000 टन पे। तो अगर इससे आपको बचना था तो करना क्या चाहिए था? ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में तो अगर आपसे पूछेगा नहीं सब बातें कि तो ये सिर्फ आपके लिए भाई, सिर्फ किताब पढ़ना सही नहीं है। अगर इससे बचना था तो आपको क्या करना चाहिए था? आप मई का बिल बनवाते 10,000 टन का, जून के लिए अलग बिल बनवाते 10,000 टन का, जुलाई के लिए अलग, तो मई का 10,000 टन का 10,000 टन माल रिसीव हो गया, आईटीसी बुक कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसका सही आंसर क्या है? जहां पे आपने एक ही बिल बनवाया, लिखा है आईटीसी इज अवेलेबल टू मिस्टर ए ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ थर्ड लॉट। द रीजन इज सिंपल। क्या रीजन सिंपल है? वन ऑफ द कंडीशन टू अवेल आईटीसी इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स व्हिच इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द लास्ट लॉट इज डिलीवर्ड। कोई डाउट आ रहा है शायद आपके दिमाग में भूमि? हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं डाउट लेने में बड़ी को बड़ी मजा आती है। जो भी अगर आपके जेन्युइन डाउट है प्लीज मेरे तक लाइए। हाँ, अगर लास्ट लॉट मिलते मिलते मैक्सिमम टाइम लिमिट निकल गई तो भी आप हाथ से धो बैठेंगे। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं नॉर्मली। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? देखिए हर इंसान, आप समझिएगा मेरी बात को, प्रैक्टिकली समझिए। हर इंसान अब समझदार है। हर इंसान जो बड़ा व्यापारी है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल के साथ एसोसिएटेड होगा, और प्रोफेशनल का ये ड्यूटी भी है, ये काम भी है कि वो क्लाइंट को टाइम टू टाइम सही सलाहें देते रहे। तो अब इतना टाइम हो गया लॉ आए, तो अब लोग समझदार हो गए हैं कि भाई अलग अलग बिल ही काटना है, हमें एक बिल नहीं बनाना है। तो ये दिक्कतें अब नॉर्मली आप समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, बट अगर किसी ने काट दिया एक ही बिल तो नहीं मिलने वाला, तो आखिरी वाला लॉट पे ही मिलेगा। ठीक है, अगले 2 पॉइंट अपने आप पढ़िए, देखिए आपको समझ में आते हैं कि नहीं। कह रहे हैं री अवेलिंग के टाइम, ऊपर वाले डाउट पॉइंट में डाउट है, वो जो पॉइंट पढ़ाया था आप लोगों को उसमें डाउट आया इनका। कौन सा वाला पॉइंट? ये 180 दिन वाला, इसमें डाउट है। क्या डाउट है मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ क्या लिखा है भाई। री अवेलिंग के पहले तो सर आईटीसी रिवर्स हो गई, ओके, फीमेल है आईटीसी, चलो हो गई, एंड हो गई होगी, और 18% का इंटरेस्ट भी पे हो गया होगा। अच्छा ठीक है, तो क्या जब सप्लायर को पेमेंट की होगी, जब भी, तब फिर से आईटीसी अवेल कर सकते हैं कभी भी? बिल्कुल यही तो समझाया आपको कि आपने अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? अपना आईटीसी रिवर्स करेंगे विद 18% ब्याज। बाद में जब भी आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो आप आईटीसी दोबारा से बुक यानी री अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना जी? और किसी का कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? अच्छा, आपको आईटीसी मिलेगा चाहे आप इनपुट्स लें, इनपुट सर्विसेज लें, कैपिटल गुड्स लें, लेकिन उस चीज को क्यों ले रहे हो? जैसे मान लीजिए आपने एक एसी खरीदा, है ना, और एसी को अपने घर पे लगा लिया। एसी खरीदा 40,000 का, मान लो उस पर 10,000 का जीएसटी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, 50,000 का एसी बड़ा, तो क्या आप आईटीसी बुक करके बैठ जाओगे? नहीं, क्यों? बिजनेस यूज नहीं है। और अगर वहीं ऑफिस में लगा रहे हो तो सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन की, अगर रजिस्टर्ड वगैरह हो ऑफिस बिजनेस यूज के लिए, तो आप आईटीसी बुक कर सकते हो। तो अगला पॉइंट, यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन is eligible to take credit of GST charged to him for his inward supply of goods or services if he uses such supply in the course or furtherance of business। अगर आप अपने बिजनेस के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं चिराग, यानी बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जितने भी क्रेडिट आपको मिलता है ये तभी मिल सकता है जब आपके कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जीएसटीआर 2B कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? जीएसटीआर 2B। वो जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर आप वो क्रेडिट उतना ले लेते हैं, मतलब जितने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसमें ना गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जीएसटी पोर्टल पे जब से हम लॉगिन करते हैं तो हम लोगों की ना गवर्नमेंट ने 3 लेजर्स बनाए हैं। जैसे एक तो वो लेजर, जैसे आपने छोटे में अगर कभी अकाउंट्स लिए 11 12 में तो नहीं जनरल एंट्री करते थे, लेजर बनाते थे, वैसे ही गवर्नमेंट ने बनाए इलेक्ट्रॉनिक लेजर। हम लोग नहीं बनाते। वहां पे है हमारे, उसमें एक दिखता है हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैं आपको समझाता रहता हूँ, सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक है हमारे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर।
हर इंसान जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसके 3 लेजर ऑटोमेटिक पोर्टल पे बने हुए हैं। कौन कौन से बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने ना जो भी सामान खरीदा उस पर जो भी आईटीसी है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होता रहता है कि मेरे पास आईटीसी है लेट से 10,000 का, यानी 2B में था और सब कुछ था, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा है, यानी अब कितना है, 10,000 रुपए का क्रेडिट उसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और मैंने इस बार जितना माल बेचा उस पर जितना आउटपुट जीएसटी बना, आउटपुट जीएसटी समझ गए ना, जो बेचा, मान लो वो बना 50,000 रुपए का, तो वो 50,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आ जाता है। अपने आप नहीं आ जाता, मैं रिटर्न भरता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में 50,000 आ जाता है। अब मैं उसका पेमेंट करता हूं। अब मेरे को पेमेंट करना कितना है आप बताओ? 50,000 की इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी दिखा रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखा रहा है कि आपके पास आईटीसी है 10,000 का, तो मेरे को और कितना पेमेंट करना है? 40,000। तो मैं क्या करता हूं, पहले 40,000 का पेमेंट करता हूं, चालान जनरेट करता हूं ऑनलाइन और पेमेंट कर देता हूं। ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, बैंक से कट गया, गवर्नमेंट के खाते में चला गया। जैसे ही कट के मेरे गवर्नमेंट के खाते में आ गया, वैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखने लगता है 40,000 रुपए मेरी तरफ से चला गया और मेरे पोर्टल पे दिखने लगा कि हाँ डिपार्टमेंट को रिसीव हो गया 40,000। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं अपना जब जीएसटी का रिटर्न भरता हूं और लाइबिलिटी सेट ऑफ करता हूं, तो वहां मैं सेट ऑफ कर लेता हूं कि 50,000 की लाइबिलिटी दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, इसका भुगतान मैंने कैसे किया, तो वहां लिखा होता है थ्रू आईटीसी कितना किया, तो मैं वहां लिख देता हूं 10,000, थ्रू कैश कितना किया तो मैं लिख देता हूं 40,000। फिर मैं सेट ऑफ का बटन दबाता हूं, जैसे सेट ऑफ का बटन दबाता हूं अपने आप सारे लेजर के बैलेंसेस कितने हो जाएंगे? जीरो। जीरो कैसे हो जाएंगे सर? 50,000 की लाइबिलिटी थी वो जीरो हो गई, कम हो गई। आईटीसी यूज कर लिया 10,000 का, वो कम हो गया। 40,000 का कैश लेजर में दिख रहा था, वो कम हो गया। यानी गवर्नमेंट ने लेजर्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आउटवर्ड सप्लाई पे जितनी आपकी लायबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में मिलती है, जितना आपका क्रेडिट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलता है, और जितना आप अलग से और जमा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होता है। फिर आखिरी में उसको आप सेट ऑफ कर देते हैं कि इतनी लायबिलिटी का पेमेंट हमने कितना क्रेडिट से किया, कितना कैश से किया। ठीक है, यानी जितने भी क्रेडिट है वो कौन से लेजर में क्रेडिट हो जाता है? आईटीसी किसमें क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये लाइन लिखी है, credited to electronic credit ledger, such credit is called input tax credit and the same is to be credited to his electronic credit ledger। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया शानदार पॉइंट है। हेडिंग पहले आपको पढ़ा देता हूं फिर इसका आंसर समझाता हूं। नो डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स पोर्शन। ये है क्या, मैं आपको क्लियर करूं, और ये क्यों लाया गया था ये पॉइंट, क्या इसकी जरूरत है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप सब ने ये तो समझा हुआ है, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हम जब भी कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, मशीन हो गई, एसी हो गया, कोई भी कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू हम बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, जिसकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, उसमें हम हर साल क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। हमारा ये जो डेप्रिसिएशन हम जो हर साल थोड़ा थोड़ा क्लेम करते हैं, ये इनकम टैक्स में, जीएसटी नहीं बोल रहा हूं, किस में बोल रहा हूं, इनकम टैक्स में अलाउवेबल एक्सपेंडिचर होता है। अलाउवेबल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा अगर व्यापार है तो हमारी जो भी सेल है, जो भी इनकम है, कैसे निकलती है, सेल माइनस परचेजेस और खर्चे, तो उसमें माइनस डेप्रिसिएशन भी हो जाता है, एलिजिबल है। डेप्रिसिएशन भी माइनस होता है, फिर जितनी इनकम आती है तो उस पर इनकम टैक्स देना होता है, यानी इनकम टैक्स का खर्चा, मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ हो जाता है। वहां पे इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 32। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। पीजीवीपी एक वहां पे हेड होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें इनकम टैक्स में, जीएसटी का सेक्शन नहीं है ये, इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 32, जो कि अपना तरीका बताता है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे नहीं। जैसे नहीं छोटे में हम लोग पढ़ते थे एसएलएम बेसिस होता है, डब्ल्यूडीवी वगैरह होता है, अगर कभी डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा तो ये अपना तरीका बताता है कि डब्ल्यूडीवी पे होगा, इस रेट पे मिलेगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो इस सेक्शन में अलाउ हो जाता है। अब लोग करने क्या लगे थे, ध्यान से सुनना, लोग क्या करने लगे थे, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक एसी खरीदा अपने ऑफिस के लिए, एसी या कोई भी मशीन, कोई भी कैपिटल गुड्स मैंने खरीदा अपने ऑफिस के लिए, जो था कितने का, जिसकी वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ गुड्स 40,000 थी, और मान लो उस पर जीएसटी लगा हुआ था, और कितना मान लेते हैं उस पर लगा था, हम कोई रेट नहीं मान रहे जानबूझ करके, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम एसी का ही रेट ले रहे हैं, मान लेते हैं राउंड फिगर 10,000 का लगा था।
ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। अब जीएसटी समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल मतलब इस पे आधा सीजीएसटी होगा, आधा जीएसटी। जीएसटी 10,000 का, यानी टोटल कितना था बेटा? 50,000। अब देखिए लोग क्या करने लगे थे, लोग करते ये थे, बड़ी चालाक थे लोग, बड़े चालाक लोग। करते क्या थे, जब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो डेप्रिसिएशन निकालते थे इस 50,000 पे, जितना भी परसेंट डेप्रिसिएशन, मान लो एसी पे इनकम टैक्स में 15% डेप्रिसिएशन निकलता है, तो इस 50,000 का 15% निकाल के जो भी बनता है उसको वो डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ कर लेते थे इनकम टैक्स में। और जीएसटी लॉ में क्या करते भाई, दोनों लॉ अलग अलग है। जीएसटी लॉ में क्या करते थे, इस 10,000 का आईटीसी बुक कर लेते थे। गवर्नमेंट कह रही है यार तुम तो बहुत चालू हो, आपको चालूपना दिखा कि नहीं दिखा, अभी समझ में आया कि नहीं? चालूपना ये है, एक तो तुम आईटीसी बुक कर ले रहे हो 10,000 का, जब तुम आईटीसी 10,000 का बुक कर ले रहे हो तो तुम्हारी कॉस्ट 50 थोड़ी ना बढ़ी, कितनी बढ़ी? 40,000। और उधर इनकम टैक्स में पूरे 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी चेंज किया, वहां पे भी अमेंडमेंट लाए, और जीएसटी में भी अमेंडमेंट लाए, और ये कह दिया कि ये जो पोर्शन है, ध्यान से सुनना, ये जो जीएसटी का पोर्शन है, ये वाला 10,000, या तो इसका आईटीसी बुक करो या इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो, कोई एक चीज देंगे, दोनों नहीं देंगे। मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन पूरे 50,000 पे क्लेम किया है, 50,000 का 15%, पूरे 50,000 पे क्लेम किया है, तो इस 10,000 का आईटीसी आपको नहीं देंगे। और अगर आपने डेप्रिसिएशन 40,000 पे क्लेम कर रहे हो, 40,000 का 15%, तो 10,000 का आईटीसी दे देंगे। अंतर समझ में आ गया क्या मतलब है? यानी जो टैक्स पोर्शन है, जो भी कैपिटल गुड्स में टैक्स पोर्शन, ये जो 10,000 है, या तो इसका आईटीसी मिलेगा या इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा अंडर इनकम टैक्स। यानी जीएसटी लॉ में क्या लिखा गया, जीएसटी लॉ में ये लिखा गया कि अगर कैपिटल गुड्स आपने खरीदे और उस पे जो जीएसटी का पोर्शन है, जो टैक्स का पोर्शन है, उस पे अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। यानी सही तरीका क्या है सर? सही तरीका ये है कि करना क्या चाहिए, सही तरीका सुनिए, तो आपको सही ये करना चाहिए कि आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम करें इनकम टैक्स में, इधर देखिए 10,000, 40,000 का एसी, जीएसटी 10,000, टोटल 50,000 मान लो, आपको इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ कराना चाहिए वो 40,000 इंटू जो भी इनकम टैक्स में रेट है, मैंने मान लिया 15% का रेट है, तो आपको कितना बनता है 40,000 का 15%? 6,000। ये डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। एंड अंडर जीएसटी लॉ आपको आईटीसी क्लेम करना चाहिए, कितने रुपए का? 10,000 का। ये सही है। क्लियर हो गया? अगर आप डेप्रिसिएशन 50,000 का 15% उठा लेते हैं तो आपको आईटीसी नहीं देंगे। इनकम टैक्स में लिख दिया कि अगर आईटीसी ले लिया 10,000 पे तो उस 10,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। मतलब या तो इस 10,000 पे आईटीसी लो या इस पे क्या लो, डेप्रिसिएशन। ज्यादा फायदेमंद क्या है हमारे लिए? अगर हमसे कोई सलाह मांगे तो दोनों ऑप्शन है, या तो आईटीसी ले इस 10,000 पे या इस 10,000 पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करके बैठ जाए। फायदेमंद क्या है? आईटीसी, पूरी कॉस्ट आपकी आईटीसी में जा रही है, वहां तो डेप्रिसिएशन के तौर पे थोड़ा थोड़ा अलाउ हो रहा है जिसपे इनकम टैक्स बचेगा, या तो पूरा आपका जीएसटी उतना सेव हो जाएगा। आउटपुट सप्लाई अगर 50,000 की है, आईटीसी लिया 10,000, तो 40,000 ही और देना है, नहीं तो आपको पूरा 50,000 देना पड़ जाता। तो सही तरीका यह है कि आप इस पे आईटीसी क्लेम करिए, आप इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम ना करिए। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उस पोर्शन पे हम आईटीसी नहीं देंगे। पढ़ते हैं, और यहां पे मेरे पास एग्जांपल है वो भी करते हैं। नो डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स पोर्शन, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 of the income tax act shall not be claimed on the tax portion on which, जिसपे आपने क्या क्लेम कर रखा है, आईटीसी। और मैंने एक देखो आगे भी लिख रखा है, इट इज ए वायलेशन अंडर, आप समझ गए, इनकम टैक्स एक्ट में भी वायलेशन है। अगर दोनों क्लेम करते हो तो जीएसटी लॉ को भी आपने वायलेट किया, पेनल्टीज के लिए तैयार हो, इनकम टैक्स लॉ को भी वायलेट किया है। एग्जाम्पल अपने आप पढ़ो, आपको देखो आता है कि नहीं, अपने आप पढ़ के देखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महिमा कि आईटीसी लेना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही भाई, आईटीसी लेना ज्यादा फायदेमंद है। बट लोग दोनों ले रहे थे, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला कि ऐसा नहीं भैया, इतना परेशान हमको मत करो। जैसे अक्षय कुमार नहीं कहता है अब क्या बच्चे की जान लेगा, ऐसे गवर्नमेंट करे क्या हमारी जान ले लोगे भाई, इसलिए हमें ये पॉइंट गवर्नमेंट को डालना पड़ा।
तो एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर एक्स हैज प्रोक्योर्ड मींस परचेज, खरीदी, प्रोक्योर्ड अ मशीनरी फॉर आईएनआर दैट इज इंडियन रुपीज 25 लाख, एंड जिस पे जीएसटी पे किया लेट्स से 4.5 लाख रुपए का, 18% के हिसाब से 4.5 लाख का, तो 4.5 लाख रुपए का आईटीसी है। कायदा क्या कहता है, आपको 4.5 लाख का आईटीसी क्लेम करना चाहिए, और डेप्रीशिएशन किस पे लेना चाहिए, 25 लाख पे डेप्रीशिएशन क्लेम करें कि 25 लाख प्लस 4.5 लाख, 29,50,000 जो टोटल देखे है उस पे डेप्रीशिएशन क्लेम करें 25 लाख। तो सही ये है कि 25 लाख पे डेप्रीशिएशन क्लेम करो, 4.5 लाख का आईटीसी लो। अगर आपने डेप्रीशिएशन 29,50,000 पे क्लेम कर लिया तो इस 4.5 लाख का आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। ही हैज कैपिटलाइज्ड, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है, he has capitalized the invoice value। मिस्टर एक्स ने क्या किया अपनी बुक्स में, पूरी इनवॉइस वैल्यू मतलब जीएसटी जोड़ के, इनवॉइस वैल्यू का मतलब 25 लाख प्लस 4.5 लाख, 29,50,000 कैपिटलाइज कर लिया, एंड विल क्लेम डेप्रीशिएशन ऑफ द इंटायर इनवॉइस वैल्यू। पूरे 29,50,000 पे डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहा है, आपसे कह रहा है प्लीज एडवाइज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। और यहां उसके बाद तो सॉल्यूशन है कि आपको बताना है आईटीसी के मिलेगा कि नहीं, उस पर क्या आपकी एडवाइस है, तो आईटीसी मिलेगा यस और नो, नहीं मिल पाएगा इनको। इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द आईटीसी कंपोनेंट, आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड, एंड हेंस मिस्टर एक्स विल नॉट बी एबल टू अवेल आईटीसी इन दिस केस। कितने लोगों को आईटीसी समझ में आ रहा है, हैंड रेज करिए। ठीक है, वैसे भी हम जब बोलते हैं तो मजबूरी में हाथ तो उठाना ही पड़ता है। इंटरेस्टिंग कितने लोगों को लग रहा चाहिए, हैंड रेज करो, सही से उठाना, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। नहीं नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं है, देखिए जो बोरिंग टॉपिक है तो बोरिंग है ही, अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा लॉजिक समझा रहे हैं, लेकिन नाच गा के नहीं दिखा सकते, हम आता ही नहीं है। हम नाच लें और आपको अच्छा लगे, हम ताता तैया थोड़ी ना करने लगेंगे, जो टॉपिक जैसा है वैसा ही करेंगे। और किसको किसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा, हाँ हाँ हैंड, हम कोई डांटेंगे नहीं, जो सच है, बोरिंग बोरिंग सा टॉपिक है, देखिए पूरा जीएसटी बोरिंग है, ये सुनो, जीवन ही बोरिंग है कि नहीं, कोर्स ही चुन लिया बोरिंग है, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ें। अच्छा, हो ये भी हो सकता है कि अच्छा हम लोगों को इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है हम पढ़ चुके, हाँ ये भी हो सकता है कि सर आप पढ़ चुके, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रोविजन है इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है, या आप प्रैक्टिकल उसको देखते रहते हैं क्लाइंट्स क्या करते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, और आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बोरिंग भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, जैसा है पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना, हर चीज को पढ़ना तो है ही, तो थोड़ा सा खुशी खुशी होकर के ही पढ़ लें तो बढ़िया लगेगा। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया चीज है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, सेक्शन 17 आ गया। सर ये क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखी है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। मैं समझाता हूं क्या है, फिर पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दो चीजें पढ़नी होंगी, एक ब्लॉक क्रेडिट जिसको मैंने आपको समझाया कि उसमें कुछ हमको लिस्ट मिलेगी कि इन इन चीजों का आईटीसी आपको नहीं मिलता। पूनम कह रही हैं, ये पूनम के वर्ड है कि अगर किसी को बोर हो रहा है, ये बोर लग रहा है, तो वो सीएस छोड़ना पड़ेगा। हाँ डिफिकल्ट हो सकता है, बोर नहीं है। थैंक यू पूनम, ठीक है, ये पूनम के वर्ड्स थे। हाँ, तो वैसे भी ये बात सही है, डिफिकल्ट हो सकता है, बोरिंग नहीं है। खैर कोई बात नहीं। देखिए अब आते हैं अपोर्शनमेंट, मैं समझाता हूँ अपोर्शनमेंट और ब्लॉक क्रेडिट, दो चीजें। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब तो वो लिस्ट पढ़ेंगे जिन जिन में आईटीसी नहीं मिलता, मना है। अपोर्शनमेंट सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो समझो। देखो आपको याद होगा जब हम लोग ने जीएसटी पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको एक पढ़ाई थी एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, याद है, एक पढ़ाई थी मैंने आपको जीरो रेटेड सप्लाई होती है। मैंने आपको ना दोनों में अंतर भी समझाया था कि जैसे जीरो रेटेड क्या होता है, जीरो रेटेड का मतलब है कि अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया या एससीजेड वगैरह को सप्लाई कर दिया, और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एग्जेम्प्ट वो होता है जिसमें एक्ट में ही रेट या तो निल है, या एक्ट का रेट निल नहीं है, डेफिनेशन पढ़ाई थी एग्जाम सप्लाई की, या एक्ट का रेट निल नहीं है लेकिन सरकार ने क्या रखा है, एग्जिबिशन नोटिफिकेशन ला रखी। वहां पे एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन एक 11 होता था सीजीएसटी एक्ट 2017 का, जो गवर्नमेंट को पावर देता था, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला रखी है, एग्जाम कर रखा है। या एक और पढ़ा था, एक तो निल रेटेड था,
बिल्कुल सही, अब आप ठीक हैं। एक वो पढ़ा था जो जीएसटी जिन पे लगता ही नहीं, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये सब एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जब मैंने आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ाया था तो वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको हिंट आईटीसी के बारे में दिया था, आज दोबारा दे रहा हूं। जब भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है सर हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। हमने कहा आईटीसी नहीं दोगे, वैसे भी जीएसटी नहीं लग रहा। कह रहा नहीं, आप समझ नहीं पाए हैं, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं ये पेन बना करके बेचता हूं, एक नॉर्मल पेन है ये, मान लो थोड़ी देर के लिए पेन बना के बेचता हूं, और इस पेन को बनाने के लिए इंक वगैरह लगती है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक एग्जामिशन नोटिफिकेशन ला रखी है कि इस पेन पे जीएसटी नहीं लगेगा, पेन को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है। लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल लगता है, इंक लगती है, प्लास्टिक लगती है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जब इंक खरीदता हूं तो बिल में जीएसटी लग के आता है, और मैं उस इंक से पेन बना के बेचता हूं। गवर्नमेंट कह रही सर आप जो पेन बेच रहे हो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। हमने कहा सर आपने ही ना एग्जेम्प्ट किया हुआ है। कह रहे सर जो इंक वगैरह तुमने खरीदी थी इसका आईटीसी नहीं देंगे। हमने अरे सर व्यापार के लिए खरीदी थी सर, क्या मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो सर, व्यापार के लिए खरीदी थी, बिल भी है, सब कुछ है ना सर, क्यों नहीं मना दे रहे हो भैया, क्या दिक्कत है। कह रहे नहीं, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे हम नहीं देते। एक हाथ दो एक हाथ लो, अगर तुम टैक्स दे रहे होते तो आईटीसी, मतलब अगर वो टैक्सेबल गुड्स होते तो आईटीसी मिल जाता, एग्जेम्प्ट है तो नहीं मिलेगा। जैसे वो है ना नारा, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही तुम मुझे फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आईटीसी बुक करने की। हमने कहा ठीक। कह रहा लेकिन 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 जीरो रेटेड अगर सप्लाई कर रहे हो तो हम आईटीसी दे देंगे। मतलब जीरो रेटेड पे टैक्स नहीं ले रहे लेकिन आईटीसी दे रहे। जीरो रेटेड बोले तो जैसे हमने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट पे हमसे जीएसटी नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो बाद में रिफंड कर दे रहे हैं, और साथ में आईटीसी दे रहे हैं। तो अगर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को दिया तो आईटीसी मिल जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आईटीसी नहीं मिलता है। इतनी बात आप समझ गए पक्का। अब ध्यान से सुनिए एक और बात। मान लीजिए, बहुत मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ये पॉइंट आपको जल्दी कहीं समझ में आएंगे नहीं तो बाउंस होने लग जाएंगे। एग्जाम्पल समझ लोगे पॉइंट आपको लगेगा इतना हलवा है। मान लो मैं अपने यहाँ ना ये दो प्रोडक्ट बनाता हूं, एक ये रिमोट बनाता हूं और एक ये मान लो एक पेन बनाता हूं, एक नॉर्मल पेन। और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रिमोट को एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा है। ये सब एग्जाम्पल है ना, रिमोट को एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा और मान लो पेन को एग्जेम्प्ट कर रखा है। अब मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा खरीदता हूं जो केवल पेन में लगता है, जैसे इंक। इंक केवल किसके बनाने के लिए लगती है, पेन में। और पेन क्या है, एग्जेम्प्ट, उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलता, बिल्कुल आईटीसी 1 रुपए का भी उसका नहीं मिलेगा। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा खरीदता हूं जो केवल रिमोट बनाने के लिए लगता है, लेट्स से बटन, ये केवल रिमोट में यूज होते हैं, उस पर जीएसटी लग के आता है, उसका आईटीसी मेरे को मिल जाएगा और पूरा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिमोट मैंने तो टैक्सेबल है, इसका मिल जाएगा। कुछ रॉ मटेरियल मैं खरीदता हूं, तीसरा केस, जो पेन बनाने के लिए भी यूज होता है और वही सेम रॉ मटेरियल से मैं रिमोट भी बना रहा हूं। लेट्स से मैं प्लास्टिक खरीदता हूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो प्लास्टिक पेन बनाने में यूज होती है, कॉमन प्लास्टिक है, पेन के लिए भी यूज होती है और रिमोट के लिए भी। अगर एक्सक्लूसिव होता कि एक्सक्लूसिव ऐसा रॉ मटेरियल जो सिर्फ पेन के लिए, आईटीसी मिलेगा ही नहीं। एक्सक्लूसिव ऐसा जो केवल रिमोट के लिए, पूरा आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर कोई कॉमन है तो फिर क्या होगा, आप समझे। यानी वो रॉ मटेरियल हमने पेन बनाने के लिए भी यूज किया और रिमोट बनाने के लिए, दैट इज एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज किया, और वो प्लास्टिक हमने पेन बनाने के लिए यूज करी, रिमोट के लिए भी, एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज करी और टैक्सेबल के लिए भी। आपको क्या लगता है, पूरा मिलना चाहिए कि पूरा नहीं मिलना चाहिए। ना पूरा मिलेगा ना पूरा नहीं मिलेगा, हम करेंगे उसका बंटवारा, यानी अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब होता है बंटवारा। हम उसमें से प्रपोर्शनेट करवाएंगे आपसे कि आप बताइए आपने उसमें से कितना यूज किया टैक्सेबल सप्लाई के लिए और कितना एग्जाम सप्लाई के लिए। जितना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया उतने पे आईटीसी नहीं मिलेगा, और जितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। यहां तक समझ गए। और एग्जांपल सुनो, ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मैंने यूज किया एग्जाम सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई, तो एग्जाम के लिए नहीं मिल रहा है, टैक्सेबल वाला मिल रहा है। और सुनो, मान लो मेरा इंक का ही काम है, मैं इंक खरीदता हूं और बेचता हूं, ब्लैक कलर की इंक खरीदता हूं और बेचता हूं, और इंक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, एग्जाम नहीं। तो मैं जो इंक खरीदता हूं उस पर जो भी जीएसटी लगता है मैं उसका आईटीसी बुक कर लेता हूं और बेचता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इंक खरीदी, आगे बेची,
और उसमें से मैंने क्या किया, 1 लीटर इंक अपने लिए निकाल ली पर्सनल यूज के लिए, बालों में लगाने के लिए। ये बाल ऐसे ही काले नहीं है, ये इंक से काले किए मैंने। तो मैंने 1 लीटर इंक ऐसे अपने ऊपर डाल ली बाल काले करने के लिए। गवर्नमेंट कह रही रुको रुको सर, रुको रुको रुको, आपने जो इंक खरीदी और आगे बेची, तो कुछ तो आपने बेची यानी बिजनेस यूज, और कुछ हो गया आपका पर्सनल यूज। यानी वो रॉ मटेरियल, वो प्रोडक्ट जो भी आपने खरीदा, जिसपे आप आईटीसी की बात कर रहे हो, वो आप 2 चीजों के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस यूज के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। तो जितना पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, उस पे जो आईटीसी बना आपका, वो हम नहीं देने वाले। जाहिर सी बात है, पर्सनल यूज पे आईटीसी देंगे यस और नो? नहीं देंगे। लेकिन जितना आपने यूज किया किसके लिए, बिजनेस यूज के लिए, हम उसका आईटीसी आपको दे देंगे। क्लियर हो गया? पक्का? तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल के लिए यूज करते हो, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो हम आपको पोर्शन जो आप यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए या फिर टैक्सेबल के लिए, हम उसका आईटीसी देंगे, बाकी का नहीं देंगे। जिससे इसका एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है बैंक। बैंक सर कहां से ले आए? मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको बैंक। देखिए, बैंक आज की तारीख में बहुत तरीके का काम करता है, यस और नो? करता है। अब बैंक में आप पैसा भी जमा कराते हैं, आपका खाता है, हमको अकाउंट नंबर अपना सब कुछ भेज देना, पिन की डिटेल्स वगैरह। नहीं, आरबीआई मना करता है, शेयर नहीं करनी चाहिए ना, ठीक है। तो चलो, बैंक में पैसा अपन जमा कराते हैं। अब जब बैंक में अपने लोग पैसा जमा कराते हैं या पैसा कभी निकालते हैं, तो बैंक क्या उस पर जीएसटी चार्ज करता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? वैसे भी आपने पढ़ा था कि मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है, जीएसटी नहीं लगता। इवन बैंक, मेरे पास सरप्लस पैसा है, वैसे कमी नहीं है, मैंने बैंक में जाके एफडी करा दी, एफडी पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता। लेकिन अगर मैं बैंक में जाके मान लो कुछ ऐसी सर्विस लेता हूं, लेट से मैं बैंक गया और मैंने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट डीडी मैंने बनवाया, बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट बनाया और बैंक उसको बनाने के लिए अपनी कमीशन लेता है, फीस लेता है, उस फीस पे जीएसटी लगाता है, उस फीस पे जीएसटी लगाता है। दैट मींस बैंक 2 तरीके की चीजें कर रहा है, एक वो सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, एक वो ऐसी सर्विसेज जिसपे जीएसटी नहीं लगता, पैसा जमा करने की, पैसा निकालने की, एफडी कराने की, है ना, पासबुक अपडेट कराने की, इन सब पे जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं। और कुछ ऐसी दे रहा है जिसपे जीएसटी लगता है। या इवन आपने और एग्जांपल, और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कई बार अपनी पासबुक में देखे होंगे बैंक चार्जेस लगे होते हैं, देखेंगे ऐसा नो? उस बैंक चार्जेस पे वो जीएसटी लगाता है? नहीं, बैंक चार्जेस लगाता है कई बार, एसएमएस चार्जेस, ये चार्ज। आजकल तो बैंकिंग बहुत महंगी हो गई है, प्राइवेट बैंक तो बिल्कुल चूस जाते हैं चार्जेस लगा लगा करके, तो वो उस पर जीएसटी लगाता है। अब जरा समझिए, मान लो एक बैंक ने एक एसी खरीदा, एक एसी खरीदा और सेंट्रलाइज एसी उसको बैंक में लगा दिया गया। अब उसे, जहां कैशियर बैठा है उसको भी ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा मिल रही, ठंडी हवा, और जहां डिमांड ड्राफ्ट बनाने वाला बैठा है वो भी ठंडी हवा खा रहा है। अब साहब कैसे वो बाइफरगेट करे कि कितना आईटीसी ले कितना ना ले? नहीं समझे? पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा उस एसी पे। क्यों सर नहीं मिलेगा? पूरी टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज थोड़ी ना करा, आप तो कुछ एग्जाम सप्लाईज भी तो दे रहे हो जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा। कैशियर भी तो यूज कर रहा है उस एसी की, ठंडी हवा खा रहा है, गर्मी लग रही चलाओ एसी। डिमांड ड्राफ्ट वाला भी यूज कर रहा है, डिमांड ड्राफ्ट वाला कौन सी सर्विस दे रहा है? टैक्सेबल। मान लो 10,000 का जीएसटी लग गया तो 10,000 का नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये चैप्टर बताएगा कि लॉ मेकर कहता है एक काम करना कि आप अलग अलग निकाल लेना कि कितनी एसी की हवा ठंडे उसने कैशियर ने खाई, सुनना ध्यान से, शैतानी सुनना लॉ मेकर की, कितनी एसी की ठंडी हवा कैशियर ने खाई और कितना डिमांड ड्राफ्ट वाले ने खाई। तो जितना एसी की ठंडी हवा डिमांड ड्राफ्ट वाले ने खाई उसका आईटीसी आप प्रोपोर्शनेट रेशियो निकाल लेना। आपको लगता है लेट से 60% हवा कैशियर ने खाई, 40% हवा डिमांड ड्राफ्ट वाले ने खाई, तो 40% मिल जाएगा। जितना आईटीसी 4,000 का जीएसटी 4,000 मिल जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकली संभव है क्या? आप निकाल पाओगे? और निकाल पाओगे तो प्रूफ कर पाओगे? जीएसटी डिपार्टमेंट मांगेगा कैसे प्रूफ किया, कैसे निकाला, हमको भी तो दिखाओ। तो कहता है अगर ना निकाल पाओ, चुटकी लेता है, पहले तो लॉ में लिखा है कि आप निकाल लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ना निकाल पाओ तो 50% आईटीसी ले लेना, 50% भूल जाना। तो ज्यादातर बैंक वाले कौन से क्लॉज में जाते हैं, निकाल लेते हैं अलग अलग, कि नहीं निकाल पाते? नहीं निकाल पाते तो जो चीज आती है उसका आधा आईटीसी ले पाते हैं और आधा भूल जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17। तो पहले हम लोग अपॉर्शनमेंट से शुरू करेंगे, जिसमें यहां से क्या लिखा है, आईटीसी।
is available only on those goods and services used for business. यानी अगर आप पर्सनल यूज में कोई चीज लेके आ रहे हैं तो वैसे भी उसका आईटीसी नहीं मिलता, ये तो पता ही। एंड इसके अलावा जीरो रेटेड क्या होता है, मैंने फिर से यहां पे लिखा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है, जीरो रेटेड सप्लाई। और इसका आईटीसी मिलता है, यस और नो, जीरो रेटेड का आईटीसी मिलता है। आईटीसी इज अवेलेबल ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाई। जीरो रेटेड पे भी मिलता है, टैक्सेबल पे भी मिलता है, किस पे नहीं मिलता है, बट नॉट ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब सुनना, जब भी हम लोग बोलेंगे, मेरी बात सुनना, जब भी हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई, कि हमने क्या करी, टैक्सेबल सप्लाई, तो आप ये समझ के चलना, टैक्सेबल सप्लाई जब हम बोल रहे हैं तो हम टैक्सेबल सप्लाईज भी बोल रहे हैं और हम जीरो रेटेड भी बोल रहे हैं। नहीं सुने, जीरो रेटेड पे आईटीसी मिलता है, यस और नो, मिलता है, तो जीरो रेटेड इज इक्विवेलेंट टू टैक्सेबल सप्लाई ओनली। तो जब हम बोलेंगे कि टैक्सेबल सप्लाई है, तो टैक्सेबल सप्लाई मतलब इस पे या तो टैक्स दिया या फिर वो एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड को दिया है, यानी इस पे आपको जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। और एग्जाम बोलेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला केस। सबसे पहला केस क्या दिख रहा है आपको, देखो ये जो एरोज बनी है इसको ध्यान से देखना। पहला बॉक्स, इफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, काहे के लिए, पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, मतलब पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। इसमें मैंने आपको इंक का एग्जांपल दिया कि इंक मैं बेचता हूं और उसमें से कुछ इंक मैंने अपने बालों में लगा ली, तो आईटीसी किसका मिलेगा, जो इंक मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, बेच रहा हूं। जो बालों में अपने पर्सनल यूज में ले आया उसका नहीं मिलता, नॉन बिजनेस पर्पस का नहीं मिलता। एरो में देखना आंसर लिखा है, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पसेस ऑफ हिज बिजनेस। जितना बिजनेस के लिए है उतना मिलेगा, पर्सनल यूज वाले का नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि सर ये बताएगा ही कौन कि हमने पर्सनल यूज में किया कि हमने बेची है। हाँ, तो इसका एक आंसर है कि हम ईमानदार हैं, इसका दूसरा आंसर भी है कि बेची होगी तो सेल बिल होगा ना उतने लीटर का। नहीं समझे, माल आप कह रहे हो बेची हमने नहीं लगाई, तो उतना जितना खरीदी उतना बेची होगी, और नहीं बेची होगी तो स्टॉक में पड़ा होगा, वो भी नहीं है तो कहां गई। खैर, इसके अलावा ज्यादा अच्छा आंसर जो हमारे और आपके लेवल के लिए कि हम सब क्या है, ईमानदार है। ठीक है, दूसरा केस, इफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों यूज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, यानी टैक्सेबल में जीरो रेटेड इंक्लूड करके, क्योंकि टैक्सेबल का मिलता है, जीरो रेटेड का, तो पार्टली टैक्सेबल के लिए कर रहा है और पार्टली किसके लिए कर रहा है, और अंडर मतलब एंड पार्टली यहां से बढ़ना, एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। किसका मिलेगा, टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड का मिलेगा, और किसका नहीं मिलेगा, एग्जाम का। अब पढ़ के देखो, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द आईटीसी एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द सेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, उतना मिल जाएगा, बाकी आपको एग्जाम सप्लाई का आईटीसी नहीं देंगे। बैंक्स वगैरह के लिए पढ़ के देखते हैं यहां पे। तीसरा पॉइंट अपने आप पढ़ो, देखो समझ में आएगा क्या। वही 50% वाला, दो ऑप्शन दे रहा है बैंक को। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना हो तो बैंक चार्जेस काट लेते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगा डालते हैं बैंक, बिल्कुल लगे, वो चार्जेस पे जीएसटी लगा देते हैं। मिनिमम बैलेंस नहीं था, काट लेंगे, जीएसटी लगा देते हैं। ईसीएस बाउंस हो गया तुम्हारा कोई इंस्टॉलमेंट, वो काट लेते हैं। बैंक को मौका चाहिए आज की तारीख में, फटाफट चार्जेस काटता है, फटाफट भयानक तरीके के चार्जेस। प्राइवेट बैंक तो बिल्कुल कहेगा हमारे यहाँ बैंक खोलिए, हम तुमको बैंकरप्ट करके मानेंगे। हम नाम नहीं लेंगे किसी बैंक का, लेकिन बैंकिंग वाकई बहुत महंगी हो गई है। क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसीज वगैरह जो एंगेज्ड हैं, क्या कर रही हैं, इन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट लेती हैं। मेन काम क्या है बैंक का, डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये सब काम है। ऐसे में क्या करे वो, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, shall have the option to either comply with the provision of above clause, जो ऊपर समझाया कि या तो वो कर ले कि हाँ जितना हमने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया उसका ले ले, और जितना हमने एग्जाम सप्लाई के लिए किया उसका भूल जाए। और अगर वो नहीं कर पा रही तो फिर क्या कर सकती है, ज्यादातर बैंक जो नहीं कर पाएंगे कैसे करेंगे, अलग अलग करना। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसी का एग्जांपल दिया कि केवल एक, ऐसा नहीं कि कोई गुड्स ही खरीद रहे होंगे कि मैं पता है कि ये मशीन नोट गिनने की है जो केवल कैशियर काम कर रहा है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होंगी साहब जो हमें नहीं पता है। तो
कौन बैंक में कौन करेगा ये बैठ के, कैसे करेगा? तो बैंक ज्यादातर क्या करते हैं, और टू अवेल एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% of the eligible ITC on inputs, capital goods and ITC in that month and the rest क्या होगा? एक बार आपने ये 50% वाला ऑप्शन को चुन लिया बैंक ने, मतलब तो फिर ऐसा नहीं कि वो साल के बीच में कहे कि अब हमें 50 नहीं, हम अलग अलग करा करेंगे। तो एक बार 50 को चुन लिया तो उस पूरे साल में 50% वाले पे ही रहना पड़ेगा। अगले साल चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली सुन लो, प्रैक्टिकली हर बैंक 50% पे ही रहता है। कहां चेंज करेगा, कैसे चेंज कर लेगा बैठ के? ठीक है, तो नोट द ऑप्शन ऑफ 50% वंस एक्सरसाइज्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। है जी, है जी, है जी, समझ में आ गया जी? है जी, पक्का? अगर समझ में आ गया तो ये क्या लिखा है, द अबव रेस्ट्रिक्शन अपने आप पढ़ के समझो। इतना मैंने आपको समझाया, अगर ये आपने हमको समझा दिया तो हम मान जाएंगे कि आप भी समझदार हैं। नहीं, जो नहीं नहीं उसके नीचे जो भी हमने समझाया नहीं पॉइंट, ये वाला, the above restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number। ये वाला पूछ रहा हूँ, ये भी मैंने समझाया नहीं। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में जाए तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन आपने बिल्कुल निचोड़ तो बिल्कुल सही बोला है, बोल आप सही नहीं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ओके, और चलिए मैं आपसे एग्जाम्पल से पूछता हूं, आप बताना। नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट क्या लिखा है, ये पॉइंट क्या लिखा है, मैं उसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, तो आप बताना क्या है। ये पॉइंट कह रहा है, पहले हिंदी में सिर्फ इसको बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाकर, ताकि एग्जाम्पल आपको पूछूं। ये पॉइंट कह रहा है कि जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब 100% आपको आईटीसी मिल जाएगा। कब? जब एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को भेजा जिनका पैन नंबर सेम है। ठीक है ना, हिंदी मैंने कर दिया जानबूझ के एग्जाम्पल पूछने से पहले। आपको क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि 100% हम आपको आईटीसी दे देंगे अगर एक बैंक दूसरे बैंक को सर्विस देता है, और एक रजिस्टर्ड बैंक दूसरे रजिस्टर्ड बैंक को सर्विस देता है जिनका पैन नंबर सेम है, तो हम आपको 50% की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पे हम 100% आईटीसी दे देंगे। अब मेरा एग्जांपल, मेरा क्वेश्चन आपसे, मतलब लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई सर्विस दी। आपस में बैंक भी एक दूसरे को मान लो कोई सर्विस देते ही हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई सर्विस दी, जिसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने बिल रेज किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे और जीएसटी लगाया। मान लो 1000 का जीएसटी लगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 का पूरा आईटीसी बुक करेगा कि 50% का? पूरा करेगा, पक्का? आधा करेगा, पूरा नहीं करेगा। क्यों? अच्छा, आप कह रहे हैं अगर आप 50%, तो क्यों? आंसर है 50% करेगा। हाँ, सेम पैन नंबर तो अलग है, बैंक ऑफ इंडिया का पैन नंबर अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग है। तो फिर सर क्या इसका एग्जांपल कैसे बनेगा? बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच ने बैंक ऑफ इंडिया की ही दूसरी ब्रांच, जिसका जीएसटी नंबर अलग था, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था, बट पैन नंबर सेम था। बैंक ऑफ इंडिया की लेट से कानपुर की ब्रांच ने बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली की ब्रांच को एक सर्विस प्रोवाइड करी, जीएसटी नंबर अलग हो गया क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। कानपुर वाले ने दिल्ली वाले पे बिल काटा, 1000 रुपए का जीएसटी बना, दिल्ली वाला पूरा 1000 रुपए का आईटीसी बुक कर सकता है। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन बैंक के ऊपर कब नहीं एप्लीकेबल है? जब एक बैंक ने दूसरी बैंक को सर्विस दी जिनका पैन नंबर सेम है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा था, जिसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। वेरी गुड। एक इलस्ट्रेशन जरा देखें, जरा जो जितना भी सिर्फ बैंक के ऊपर नहीं, जितना वो एग्जाम्ड और उसके लिए पढ़ा, छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है। इनपुट एक्स इज यूज, इनपुट मतलब वही रॉ मटेरियल वगैरह, एक्स जिसका नाम है, इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई आउटपुट वाई विच इज एग्जेम्प्ट। बताओ, इनपुट एक्स को आप यूज कर रहे हो आउटपुट वाई बनाने के लिए, और आउटपुट वाई एग्जेम्प्ट है। बताओ, इनपुट एक्स पे जो भी आपने जीएसटी पे किया, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो आईटीसी इज अवेलेबल ऑन इनपुट एक्स बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई। इन द अबव एग्जांपल इफ आउटपुट वाई इज एक्सपोर्टेड, अगर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने आपको समझाया है, देखिए जब आपको जीरो रेटेड एग्जाम इन सब में डिफरेंस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था मान लो कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, लेट्स से ये पेन एग्जेम्प्ट है, सुनना ध्यान से, ये पेन एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो पेन को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, डोमेस्टिक बेच रहा हूं, एग्जेम्प्ट है। इसी पेन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट था लेकिन अब क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। अब मैं कंफ्यूज हूं, किसको जीरो रेटेड बोलूं, किसको एग्जेम्प्ट बोलूं? जीरो रेटेड बोलूंगा मैं इसको। अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो भले ही वो एग्जेम्प्ट था या टैक्सेबल था, जीरो रेटेड का दर्जा मिल जाता है।
अब आईटीसी मिलेगा यस और नो? मिलेगा। यानी कह रहे सेम आउटपुट वाई अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब आईटीसी आपको मिल जाएगा। इन द अबव एग्जांपल इफ द आउटपुट वाई इज एक्सपोर्टेड या सप्लाई करते हैं एसईजेड को, आईटीसी ले सकते हैं। क्यों? अब आपकी आउटपुट सप्लाई एग्जाम नहीं बोली जाएगी, इसको जीरो रेटेड बोला जाएगा। तो यानी टैक्सेबल सप्लाई हो या जीरो रेटेड सप्लाई हो आईटीसी मिल जाएगा, एग्जाम सप्लाई हो आईटीसी नहीं मिलने वाला। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इसके आगे अगले टर्न पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। होमवर्क आपका ये रहेगा, आज की क्लास में हम लोग ने जितनी चर्चा करी घर पे बैठ करके पढ़ते जाना और मेरी बातों को सोचते जाना। मेरी बातें याद रह जाएंगी आपको, है ना? तो मेरी बातों को सोचना हमने क्या क्या आपको बताया, और एक से दो बार इसको रीड करके अगली क्लास में आप आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।